अध्याय 1 विविधता को समझना। विविधता में एकता या यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये एक ऐसा जुमला है जो हम सब ने स्कूल में रटा है ना? बिल्कुल, पोस्टरों पे देखा है, भाषणों में सुना है, हर जगह। पर आज की दुनिया में इसका मतलब क्या रह गया है? मतलब क्या ये सिर्फ एक किताबी बात है या वाकई हमारे देश की धड़कन है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और इसके लिए हमने जो आधार चुना है वो सुनने में शायद बहुत साधारण लगे। कक्षा 6 की नागरिक शास्त्र की किताब। हाँ, कक्षा 6 की किताब का एक अध्याय, लेकिन हमारा मकसद उस अध्याय को दोहराना नहीं है। हमारा मकसद है उस बुनियादी विचार को आज के नजरिए से खंगालना। हम ये देखेंगे कि भारत में इतनी विविधता आखिर आई कहां से, ये किन किन रूपों में दिखती है और वो कौन सा धागा है जो इन अनगिनत मोतियों को एक माला में पिरोता है। ये बहुत दिलचस्प शुरुआत है, क्योंकि विविधता शब्द को हम अक्सर बहुत हल्के में ले लेते हैं। सही बात है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लोग अलग दिखते हैं या अलग भाषा बोलते हैं। इसका गहरा मतलब है एक ही समाज में अलग अलग जीवन शैलियों, विश्वासों और नजरियों का एक साथ फलना फूलना। और भारत के मामले में ये कोई हादसा नहीं है, ये हमारे भूगोल और हजारों सालों के इतिहास की देन है। लोग यहाँ अलग अलग रास्तों से आए, यहीं बस गए और अपनी संस्कृतियां साथ ले आए। और उसने जमीन को एक गुलदस्ते जैसा बना दिया। बिल्कुल। चलिए तो फिर इस गुलदस्ते के कुछ फूलों का जरा पास से देखते हैं। शुरुआत शायद भाषा से करनी चाहिए। हाँ, जो सबसे पहले सुनाई देती है। हम जानते हैं कि भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन ये आंकड़ा आज भी चौंकाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में ही 22 भाषाएं हैं। और वो तो सिर्फ आधिकारिक सूची है। वही तो, बोलियों को गिने तो ये संख्या हजारों में पहुंच जाती है। हाँ, और भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, ये एक पूरी दुनिया को अपने अंदर समेटे हुए है। हर भाषा में उसकी कहानियां, उसका इतिहास छिपा होता है। बिल्कुल। मुझे याद है, एक बार मैं ट्रेन से सफर कर रही थी। मेरे डिब्बे में बैठे 4 लोग आपस में 4 अलग अलग भाषाएं बोल रहे थे। अच्छा। कोई तमिल में, कोई बंगाली में, कोई मराठी में। लेकिन जब उन्हें एक दूसरे से बात करनी होती थी तो वो सब हिंदी या अंग्रेजी में बात कर लेते थे। वो छोटा सा डिब्बा उस दिन मुझे पूरे भारत जैसा लगा। अलग अलग धुनें, लेकिन एक साझा सुर भी। और जहाँ इतनी भाषाएं हैं वहाँ अलग अलग विश्वास और धर्मों का होना भी स्वाभाविक है। हाँ, धार्मिक विविधता की बात करें तो भारत एक प्रयोगशाला जैसा लगता है। प्रयोगशाला से भी बढ़कर ये एक ऐसा घर है जहाँ दुनिया के लगभग सभी बड़े धर्मों के लोग सदियों से साथ रहते आए हैं। हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, आप नाम लीजिए और वो यहाँ मौजूद है। हाँ, और दिलचस्प बात सिर्फ ये नहीं है कि इतने धर्म यहाँ मौजूद हैं। दिलचस्प ये है कि इन धर्मों ने एक दूसरे को प्रभावित भी किया है। ये बहुत जरूरी बात है। आपको कई ऐसी दरगाहें मिल जाएंगी जहां हिंदू और मुसलमान दोनों सिर झुकाते हैं, या ऐसे गांव मिल जाएंगे जहां एक ही त्योहार को अलग अलग धर्मों के लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं। यही वो सह अस्तित्व है। हाँ, जो धर्मनिरपेक्षता को सिर्फ एक संवैधानिक शब्द से ज्यादा एक जीती जागती हकीकत बनाता है। भाषा और धर्म से आगे बढ़े तो बात आती है संस्कृति की, जो शायद इन सब का मिला जुला रूप है। हाँ, और ये हमें सबसे ज्यादा दिखती है हमारे त्योहारों में, हमारे संगीत और हमारे खाने में। हम अक्सर कह देते हैं कि केरल में ओणम, असम में बिहू, पंजाब में बैसाखी, लेकिन हर एक के पीछे एक पूरी कहानी है। बिल्कुल। ओणम का ही उदाहरण लें, ये सिर्फ फसल कटने का त्योहार नहीं है, इसके पीछे राजा महाबली की कहानी है। उस दिन जो ओणम सद्या नाम की दावत होती है, उसमें केले के पत्ते पर 25 से ज्यादा तरह के पकवान परोसे जाते हैं। अच्छा। और हर पकवान में वहीं की स्थानीय सब्जियों और मसालों का इस्तेमाल होता है, जो वहाँ की जमीन और जलवायु की देन है। तो एक त्योहार में आपको कहानी, विश्वास, भूगोल और स्वाद सब कुछ मिल जाता है। यही तो है सांस्कृतिक विविधता की गहराई। और आपने यहाँ एक बहुत जरूरी बात कही, भूगोल। कहीं ना कहीं ये सारी विविधताएं आकर भूगोल से जुड़ जाती हैं। आप इसे नींव कह सकते हैं। भारत कोई एक जैसा भूभाग नहीं है। बिल्कुल नहीं। उत्तर में बर्फीला हिमालय है तो दक्षिण में हजारों किलोमीटर लंबा समुद्री तट, पश्चिम में सूखा रेगिस्तान तो पूर्व में घने हरे भरे जंगल। अब जाहिर सी बात है, जो इंसान हिमालय की ऊंचाइयों पर रह रहा है, उसका खान पान, पहनावा, घर बनाने का तरीका, सब कुछ उस इंसान से अलग होगा जो राजस्थान के रेगिस्तान में रह रहा है। हाँ, भूगोल सिर्फ नदियां और पहाड़ नहीं बनाता।
वो संस्कृतियां बनाता है। ये भूगोल वाला पॉइंट वाकई बहुत मजबूत है। इसे सिर्फ सिद्धांत की तरह समझने के बजाय क्यों ना हम जमीन पर उतर कर देखें। अच्छा विचार है। मेरे जहन में 2 नाम आ रहे हैं जो इस अंतर को शायद सबसे बेहतर तरीके से दिखाते हैं, लद्दाख और केरल। हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे 2 अलग-अलग ग्रह हों। एकदम। चलिए पहले लद्दाख की तस्वीर मन में बनाते हैं। जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में इसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। कोल्ड डेजर्ट। यहाँ ऊंचाई इतनी है कि हवा में ऑक्सीजन कम है और पेड़ पौधे ना के बराबर। साल के ज्यादातर महीने ये इलाका बर्फ से ढका रहता है। तो ऐसी कठोर परिस्थितियों में खेती करना लगभग नामुमकिन है। हाँ, लोग जौ और गेहूं जैसी कुछ ही फसलें उगा पाते हैं, इसलिए उनका खाना ज्यादातर मांस और डेयरी उत्पादों पर निर्भर करता है। और उनका पहनावा भी उसी हिसाब से होता होगा। बिल्कुल, ठंड से बचने के लिए वो मोटे ऊनी कपड़े पहनते हैं जिन्हें गोंचा कहते हैं। और इसी भूगोल ने वहां की अर्थव्यवस्था को भी आकार दिया, क्योंकि खेती सीमित थी तो लोगों ने पशुपालन को अपनाया। खासकर वो खास बकरी। हाँ, जिससे दुनिया की सबसे कीमती ऊन पश्मीना मिलती है। सदियों से यहाँ के लोग इस ऊन का व्यापार करते आए हैं। और संस्कृति पर बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव है। जो तिब्बत के रास्ते यहाँ पहुंचा, आपको हर तरफ बौद्ध मठ या गोम्पा दिखेंगे। तो देखिए, भूगोल ने तय किया कि लोग क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या काम करेंगे, और काफी हद तक क्या मानेंगे। बिल्कुल। अब इस तस्वीर के सामने केरल की तस्वीर रखते हैं, बिल्कुल उलट। एकदम अलग। भारत का दक्षिण पश्चिमी कोना, एक तरफ अरब सागर और दूसरी तरफ पश्चिमी घाट के हरे भरे पहाड़। यहाँ मानसून जमकर बरसता है, जमीन बेहद उपजाऊ है और मौसम साल भर खुशनुमा रहता है। यहाँ के लोगों के लिए खेती एक चुनौती नहीं बल्कि एक वरदान है। चावल यहाँ की मुख्य फसल है। और नारियल के पेड़ हर तरफ। हाँ, इसलिए उनके हर पकवान में नारियल का इस्तेमाल होता है। और क्योंकि ये एक तटीय इलाका है, मसाले यहाँ खूब होते थे। काली मिर्च, लौंग, इलायची। इन्हीं मसालों के लालच में सदियों पहले व्यापारी यहाँ खींचे चले आए। अरब, यहूदी और फिर यूरोपीय। और वो सिर्फ व्यापार करने नहीं आए, वो अपने साथ अपना धर्म और अपनी संस्कृति भी लाए। यही वजह है कि केरल में आपको हिंदू मंदिरों के साथ साथ भारत के कुछ सबसे पुराने चर्च और मस्जिदें भी मिलेंगी। हाँ, और यहाँ की ऊंची साक्षरता दर के पीछे भी यही ऐतिहासिक खुलापन और विचारों का आदान प्रदान है। तो एक तरफ लद्दाख, जो अपनी भौगोलिक सीमाओं की वजह से दुनिया से कटा रहा और अपनी एक अनोखी संस्कृति को सहेज पाया। और दूसरी तरफ केरल, जो अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से दुनिया के लिए खुला रहा और एक मिली-जुली संस्कृति का केंद्र बन गया। क्या कमाल का कॉन्ट्रास्ट है ना? और ये दोनों उदाहरण हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। वही सवाल जो हमने शुरू में उठाया था। जब एक ही देश के 2 हिस्से इतने अलग हो सकते हैं, तो फिर वो कौन सी गोंद है जो इन्हें जोड़कर रखती है? यहीं पर विविधता में एकता की बात सामने आती है। हाँ, वो भारी भरकम बात। और ये सिर्फ एक नारा नहीं है, इसके पीछे ठोस ऐतिहासिक वजहें हैं। इसकी सबसे मजबूत जड़ें हमारे स्वतंत्रता संग्राम में है। अच्छा। जब अंग्रेजों का शासन था तो उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। उन्होंने हमें धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर बांटने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन हुआ इसका उल्टा। हाँ, बिल्कुल। मतलब एक तरह से एक बाहरी दुश्मन ने हमें एक होने पर मजबूर कर दिया। हाँ, एक तरह से यही हुआ। उस साझा दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ आना पड़ा। पंजाब का किसान, बंगाल का लेखक, दक्षिण भारत का व्यापारी, सब एक ही मकसद के लिए लड़ रहे थे, आजाद भारत। उस संघर्ष के दौरान एक नई पहचान पैदा हुई। हाँ, जो हमारी क्षेत्रीय या धार्मिक पहचान से बड़ी थी। वो पहचान थी भारतीय होने की। तो दिलचस्प बात यह है कि हमारी राष्ट्रीय एकता की नींव एक बाहरी ताकत के विरोध में रखी गई। ये तो हुई इतिहास की बात, जो बहुत मजबूत आधार है। लेकिन आजादी के इतने सालों बाद क्या सिर्फ वो ऐतिहासिक याद हमें जोड़े रखने के लिए काफी है? नहीं। आज के दौर में वो गोंद क्या है? ये बहुत जरूरी बात है। भारत के संविधान ने किसी एक धर्म या एक भाषा को दूसरों से ऊपर नहीं रखा। उसने कहा कि कानून की नजर में हर नागरिक बराबर है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो। बिल्कुल। ये संविधान हर समुदाय को अपनी भाषा बोलने, अपनी संस्कृति को बचाने और अपने त्योहार मनाने की आजादी देता है। तो हमारा संविधान विविधता को एक समस्या नहीं बल्कि एक खूबी मानता है। हाँ, जिसे सहेजना जरूरी है। यही संवैधानिक ढांचा आज हमें एक राष्ट्र के रूप में बांधता है। लेकिन क्या ये संवैधानिक ढांचा हमेशा जमीनी हकीकत से मेल खाता है? हम अक्सर खबरें पढ़ते हैं
देखते हैं कि कभी भाषा को लेकर तो कभी किसी और पहचान को लेकर समुदायों में तनाव पैदा हो जाता है। तब ये एकता कहाँ चली जाती है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और इसका जवाब लोकतंत्र की प्रकृति में ही छिपा है। अच्छा। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि सब लोग हमेशा एक दूसरे से सहमत होंगे। इतनी विविधता वाले देश में ये मुमकिन ही नहीं है। सही बात है। लोकतंत्र का मतलब है असहमति और मतभेद को सुलझाने का एक शांतिपूर्ण तरीका मुहैया कराना। जब अलग अलग समूहों को लगता है कि उनकी आवाज सुनी जा रही है, उन्हें अपनी बात रखने का हक है, तो वो सिस्टम का हिस्सा बने रहते हैं। मतलब बहस और टकराव भी इसका हिस्सा है। हाँ, तनाव होते हैं, बहस होती है, कभी कभी टकराव भी होता है, लेकिन हमारा लोकतांत्रिक ढांचा ही वो मंच है जहां इन टकरावों को सुलझाया जाता है, चाहे वो संसद में हो, अदालतों में हो, या सड़क पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के जरिए हो। ये जो शोर और बहस हमें सुनाई देती है, ये कमजोरी नहीं, एक जीवंत लोकतंत्र की निशानी है। तो अगर मैं आपकी बात को सरल शब्दों में रखूं, तो हमारी विविधता ही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा भी है और उसकी सबसे बड़ी ताकत भी। एकदम सही। ये उसे चुनौतीपूर्ण बनाती है, लेकिन साथ ही उसे ज्यादा मजबूत और समावेशी भी बनाती है। बिल्कुल। हमारी विविधता हमें लगातार याद दिलाती है कि देश किसी एक समूह का नहीं, बल्कि सबका है। तो चलिए आज की इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। हमने शुरुआत की विविधता के मतलब को समझने से, फिर हमने देखा कि भारत में ये भाषा, धर्म, संस्कृति और इन सब की जड़ यानी भूगोल के रूप में कैसे दिखाई देती है। और लद्दाख और केरल के उदाहरणों ने हमें जमीन पर दिखाया कि कैसे भूगोल ही हमारी पूरी जीवन शैली को तय कर सकता है। हाँ। और हमने ये भी समझा कि इस जबरदस्त भिन्नता के बावजूद स्वतंत्रता संग्राम की साझा यादें और हमारे संविधान का समावेशी ढांचा हमें एक राष्ट्र के रूप में एक साथ रखता है। और जो मुख्य संदेश इस सबसे निकल कर आता है वो ये है कि भारत की विविधता उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। सही। ये हमारे समाज को लचीला बनाती है, हमें अलग अलग नजरियों को समझने की क्षमता देती है और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है। चलिए इस चर्चा को एक ऐसे सवाल पर छोड़ते हैं जो हमारे श्रोताओं को सोचने पर मजबूर कर दे। बिल्कुल। हमने देखा कि सदियों तक भूगोल ने लद्दाख और केरल जैसी संस्कृतियों को आकार दिया। हाँ। अब सोचने वाली बात ये है कि आज के दौर की नई ताकतें जैसे कि इंटरनेट, ग्लोबलाइजेशन और सबसे बढ़कर क्लाइमेट चेंज भविष्य में इन अनोखी सांस्कृतिक पहचानों को कैसे बदलेंगी। बहुत गहरा सवाल है। क्या इंटरनेट लोगों को अपनी जड़ों से और मजबूती से जोड़ेगा या फिर सब कुछ एक जैसी ग्लोबल संस्कृति में घुल जाएगा? या क्या क्लाइमेट चेंज लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान और केरल के हरे भरे तटों को इस तरह बदल देगा कि उनकी सदियों पुरानी जीवन शैली ही खत्म हो जाए? ये वो सवाल है जिनके जवाब हमारा भविष्य तय करेंगे। अध्याय 2 विविधता और भेदभाव। सवाल यह है कि भारत जैसे देश में, जहां हम हमेशा विविधता में एकता की बात करते हैं जी, जहां हर कुछ किलोमीटर पर बोली, पहनावा सब बदल जाता है जी, वहां अक्सर यही विविधता टकराव की वजह क्यों बन जाती है? ये बहुत जरूरी सवाल है। तो आज की हमारी चर्चा का मिशन इसी गुत्थी को सुलझाना है, ये समझना कि असमानता और भेदभाव की ये जो पूरी मशीनरी है वो काम कैसे करती है, और ये भी कि बराबरी के लिए भारत का संघर्ष कितना लंबा और मुश्किल रहा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे रोजमर्रा के अनुभव से, हमारे समाज के ताने बाने से जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अक्सर दो शब्द सुनते हैं, असमानता, इनइक्वालिटी, और भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, और आमतौर पर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इन दस्तावेजों में जो बात उभर कर आती है वो ये है कि इनमें एक बुनियादी फर्क है। जी, और ये एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है। तो वो फर्क क्या है? इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक 100 मीटर की दौड़ हो रही है। ठीक है। असमानता का मतलब है कि कुछ धावक स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हैं और कुछ 50 मीटर पीछे। अच्छा, मतलब सबको बराबर शुरुआत नहीं मिली? बिल्कुल। ये एक स्थिति है, एक हकीकत है। अब भेदभाव क्या है? हाँ। भेदभाव वो रेफरी है जो जानबूझकर पीछे वाले धावकों को धक्का दे रहा है या उनके रास्ते में रोड़े अटका रहा है। ओह अच्छा, तो असमानता एक सिस्टम की देन हो सकती है, एक ढांचागत समस्या। जी, जबकि भेदभाव वो सिस्टम के अंदर किया जाने वाले एक सक्रिय, मतलब एक एक्टिव हमला है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यहाँ सबसे खतरनाक बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे को और बढ़ावा देते हैं। कैसे? जो धावक पहले से है पीछे है, जब उसे धक्का भी दिया जाएगा
तो वो तो और पीछे हो जाएगा, है ना? सही बात है। इन दस्तावेजों में इसे एक विशिष्ट साइकिल, मतलब एक ऐसा चक्कर कहा गया है जो घूमता ही रहता है। असमानता से भेदभाव को वजह मिलती है, और भेदभाव असमानता की खाई को और चौड़ा कर देता है। एकदम सही। जैसे अगर किसी समुदाय के पास शिक्षा के मौके कम है, ये असमानता है, तो लोग ये मानकर उनके साथ नौकरी में भेदभाव करने लगते हैं कि वे काबिल नहीं है। इससे उनकी आर्थिक असमानता और बढ़ जाती है। ये तो बहुत साफ हो गया। तो अब सवाल ये उठता है कि ये भेदभाव वाला रेफरी, ये मानसिकता आती कहां से? लोग ऐसा करते क्यों हैं? यहीं पर विश्लेषण और गहरा हो जाता है। स्रोत इसके पीछे दो मुख्य मानसिक प्रक्रियाओं की बात करते हैं। अच्छा। एक है पूर्वाग्रह, जिसे हम प्रेजुडिस कहते हैं। पूर्वाग्रह, हाँ। और दूसरी है रूढ़िवादिता, यानी स्टेरियोटाइप। अच्छा, पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता। जी। पूर्वाग्रह का मतलब है पूर्व निर्णय, मतलब पहले से ही कुछ मान लेना। बिल्कुल, किसी व्यक्ति या समूह के बारे में बिना किसी ठोस सबूत के पहले से ही एक नकारात्मक राय बना लेना। यानी ये एक तरह का दिमागी इन्फेक्शन है जो बिना जांच पड़ताल के फैल जाता है। और मुझे लगता है कि रूढ़िवादिता या स्टीरियोटाइप इसे और ज्यादा संक्रामक बना देता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तरह से इसे जोड़ा है। अगर पूर्वाग्रह इन्फेक्शन है तो स्टीरियोटाइप उस इन्फेक्शन को फैलाने वाला वायरस है। वाह। स्टीरियोटाइप का मतलब है एक पूरे समूह पर एक ठप्पा लगा देना, एक लेबल लगा देना। हाँ, ये मान लेना कि अगर एक व्यक्ति किसी खास जाति, धर्म या लिंग का है तो उस समूह के सभी लोग वैसे ही होंगे। जैसे कि फलां जगह के लोग धोखेबाज होते हैं जी, या लड़कियां टेक में अच्छी नहीं होती। ये सब स्टीरियोटाइप है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सब दिमागी शॉर्टकट है ना? हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए चीजों को कैटेगराइज करता है, लेकिन जब यही शॉर्टकट समाज पर लागू होता है तो ये भेदभाव का हाईवे बन जाता है। एकदम सही। ये मानसिक शॉर्टकट बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये हमें सामने वाले इंसान को एक व्यक्ति के तौर पर देखने से रोकते हैं। सही बात। हम उसकी काबिलियत, उसके सपनों को नहीं, बल्कि सिर्फ उस पर लगे स्टीरियोटाइप के ठप्पे को देखते हैं, और यहीं से भेदभाव भरा व्यवहार जन्म लेता है। इन सब सैद्धांतिक बातों को असल जिंदगी में समझने के लिए हमारे स्रोत एक ऐसी कहानी पर रोशनी डालते हैं जो शायद हर भारतीय को सुननी चाहिए। आप डॉक्टर अम्बेडकर की बात कर रहे हैं? जी। एक मिनट, तो स्रोत ये कह रहा है कि जिस इंसान को स्कूल में पानी छूने की इजाजत नहीं थी, उसी ने देश का वो संविधान लिखा जो सबको बराबरी का हक देता है। ये कहानी तो हमें विस्तार से समझनी होगी। जी, और ये कहानी इन सभी अवधारणाओं को जिंदा कर देती है। हम सिर्फ ये नहीं पढ़ते कि उनके साथ भेदभाव हुआ, हम महसूस करते हैं कि वो कैसा था। मतलब स्रोत में कुछ घटनाओं का जिक्र है, कई घटनाओं का। एक घटना है जब वो अपने भाइयों के साथ बैलगाड़ी से सफर कर रहे थे। जैसे ही गाड़ीवान को उनकी जाति का पता चला, उसने उन्हें गाड़ी से नीचे उतार दिया। उन्हें दोगुना किराया देने पर इस शर्त पर ले जाया गया कि गाड़ी वो खुद चलाएंगे ताकि गाड़ीवान अशुद्ध न हो जाए। ये सोचना भी कितना मुश्किल है कि एक बच्चा सिर्फ अपनी पहचान की वजह से इस तरह के अपमान से गुजर रहा है। और ये यहीं खत्म नहीं होता। स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों से अलग एक टाट के टुकड़े पर जमीन पर बैठना पड़ता था। वो भी उन्हें खुद लाना जाना पड़ता था ना? हाँ, बिल्कुल। उन्हें क्लास के मटके से पानी पीने की इजाजत नहीं थी। चपरासी नल खोलता था और वो ऊपर से पानी पीते थे। और जिस दिन चपरासी नहीं आया, उस दिन उन्हें प्यासा रहना पड़ता था। ये पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता का सबसे क्रूर रूप है, जहां एक बच्चे की प्यास से ज्यादा जरूरी समाज के बनाए नियम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे असाधारण बात यह है, और स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं, कि उन्होंने इस अपमान को अपनी नियति नहीं बनने दिया। बिल्कुल। और यहीं ये कहानी सिर्फ एक शिकार की कहानी न रहकर एक योद्धा की कहानी बन जाती है। उन्होंने जहर का तोड़ अमृत में खोजा, और वो अमृत था शिक्षा। जी, उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा पढ़ाई में लगा दी। उन्होंने दिखाया कि ज्ञान वो ताकत है जो सामाजिक बेड़ियों को काट सकती है। उनका जीवन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि समानता कोई तोहफा नहीं है। नहीं, ये एक अधिकार है जिसे छीनना पड़ता है, जिसके लिए लड़ना पड़ता है। तो अंबेडकर का संघर्ष व्यक्तिगत था, लेकिन वो एक तरह से पूरे देश की कहानी बन गया। पर ये लड़ाई सिर्फ सामाजिक स्तर पर तो नहीं लड़ी गई, सही है? नहीं। इस संघर्ष के और कौन से मोर्चे थे? आपने बहुत जरूरी सवाल पूछा। स्रोत इस संघर्ष को 3 बड़े कैनवस पर दिखाते हैं। अच्छा। पहला था सामाजिक सुधार आंदोलन। ये लड़ाई समाज के भीतर से ही शुरू हुई। जैसे राजा राम मोहन राय।
हाँ, उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने जो किया वो तो उस जमाने में क्रांति थी। उन्होंने लड़कियों और दलितों के लिए स्कूल खोले। जी, ये कहते हुए कि ज्ञान पर किसी एक जाति का हक नहीं है। और फिर डॉक्टर अंबेडकर ने तो जाति व्यवस्था की जड़ों पर ही वैचारिक प्रहार किया। तो एक तरफ समाज खुद को अंदर से बदलने की कोशिश कर रहा था, दूसरा मोर्चा क्या था? दूसरा मोर्चा था स्वतंत्रता आंदोलन। इन दस्तावेजों की एक खास बात यह है कि वो आज़ादी की लड़ाई को सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी के तौर पर नहीं देखते। अच्छा, ये एक दोहरी मुक्ति की लड़ाई थी। दोहरी मुक्ति मतलब? एक तरफ विदेशी शासन से मुक्ति और दूसरी तरफ समाज के अंदर की हजारों साल पुरानी गुलामी यानी जातिवाद और छुआछूत से मुक्ति। हाँ, ये बात तो सही है। गांधी, नेहरू, पटेल, ये सब नेता जानते थे कि एक बटा हुआ समाज कभी आजाद नहीं हो सकता। बिल्कुल। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे निर्णायक मोर्चा, संविधान, जहां इन सारे संघर्षों और सपनों को कानूनी शक्ल दी गई। बिल्कुल। संविधान सभा एक रणभूमि की तरह थी जहां विचारों की लड़ाई लड़ी जा रही थी और इस लड़ाई के सेनापति थे डॉक्टर अंबेडकर। संविधान सिर्फ नियमों की किताब नहीं है, ये भारत के लिए एक नैतिक वादा है, एक प्रॉमिस। जी। स्रोत बताते हैं कि अनुच्छेद 14 से 18, जिन्हें हम समानता का अधिकार कहते हैं, राइट टू इक्वालिटी, हाँ, वो सिर्फ ये नहीं कहते कि कानून के सामने सब बराबर हैं, वो इससे कहीं आगे जाते हैं। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, जी, वो अस्पृश्यता यानी छुआछूत को एक दंडनीय अपराध घोषित करता है। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये हजारों साल के अन्याय पर एक हथौड़ा था। ये तो एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि कागज पर कुछ लिख देना और उसे जमीन पर उतार देना दो अलग अलग बातें हैं। हमेशा। तो सवाल ये उठता है कि संविधान के इस वादे को हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी किसकी है और कैसे? और यहीं पर सरकार की भूमिका आती है। संविधान एक नक्शा देता है, लेकिन उस नक्शे पर चलकर मंजिल तक पहुंचने का काम सरकार का है। और हमारे स्रोत बताते हैं कि सरकार इस काम को करने के लिए एक त्रिआयामी टूलकिट का इस्तेमाल करती है। त्रिआयामी टूलकिट, ये सुनने में दिलचस्प है। क्या है इसके 3 हिस्से? पहला टूल है कानून बनाना। ठीक है। जैसे संविधान ने तो समानता का अधिकार दे दिया, लेकिन उस अधिकार को लागू करने के लिए और भी कानूनों की जरूरत पड़ी। उदाहरण के लिए? मिसाल के तौर पर अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का। हाँ, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। जी, ये कानून इसलिए बनाया गया ताकि इन समुदायों के खिलाफ होने वाले विशिष्ट अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान हो। ठीक है, तो पहला हुआ कानून का डंडा। दूसरा टूल क्या है? दूसरा टूल है सकारात्मक नीतियां लागू करना, जिसे अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज कहते हैं। मतलब आरक्षण। हाँ, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आरक्षण की नीति। और यहाँ एक बहुत आम गलतफहमी है जिसे स्रोत दूर करते हैं। वो क्या है? आरक्षण सिर्फ गरीबी हटाने का कार्यक्रम नहीं है और ना ही ये सिर्फ एक नौकरी देने की स्कीम है। तो फिर इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य है प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन, अच्छा। ये सुनिश्चित करना कि सदियों से जिन समुदायों को सत्ता, शिक्षा और सम्मान की जगहों से बाहर रखा गया, उनकी भी वहां भागीदारी हो। मतलब ये उस दौड़ में 50 मीटर पीछे खड़े धावक को थोड़ा आगे लाने की कोशिश है, ताकि दौड़ निष्पक्ष हो सके। बिल्कुल। और तीसरा टूल? तीसरा टूल है कमजोर वर्गों के लिए विशेष योजनाएं और संरक्षण। मतलब ये सुनिश्चित करना कि विकास का लाभ समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक भी पहुंचे। जैसे लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप योजनाएं, जी, या ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना। ये तीनों कानून, नीतियां और योजनाएं मिलकर एक सुरक्षा जाल बनाते हैं। लेकिन ये टूलकिट सुनने में तो बहुत मजबूत लगता है, फिर भी जमीनी हकीकत में इतना फासला क्यों दिखता है? कानून और असलियत के बीच की इस खाई को भरने में असली चुनौती कहाँ है? ये इस पूरी चर्चा का सबसे अहम सवाल है और स्रोत इशारा करते हैं कि चुनौती इन टूल्स में नहीं, बल्कि इन्हें इस्तेमाल करने वाली सामाजिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति में है। मतलब इरादे में कमी है? कह सकते हैं। कानून बना देना एक बात है, लेकिन उसका ईमानदारी से पालन करवाना दूसरी बात है। नीतियां बना देना आसान है, लेकिन उन्हें भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से लागू करना मुश्किल है। और सबसे बड़ी चुनौती? सबसे बड़ी चुनौती है मानसिकता को बदलना।
सरकार कानून बदल सकती है, लेकिन लोगों के दिलो दिमाग में बैठे पूर्वाग्रह को बदलने के लिए एक लंबी सामाजिक लड़ाई की जरूरत होती है, जो शिक्षा और संवाद से ही जीती जा सकती है। बिल्कुल। पूरी चर्चा के बाद अगर हम वापस अपने शुरुआती सवाल पर लौटें, तो इन दस्तावेजों का अंतिम निष्कर्ष क्या है? विविधता और भेदभाव के रिश्ते पर वो क्या कहते हैं? निष्कर्ष बहुत साफ और शक्तिशाली है। स्रोत कहते हैं कि विविधता अपने आप में न तो ताकत है, न ही कमजोरी, वो बस एक हकीकत है। जैसे आसमान का रंग नीला है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। असली सवाल ये है कि हम उस विविधता के साथ करते क्या हैं। जब हम इसका सम्मान करते हैं, उसे अपनाते हैं और उससे सीखते हैं, तो वो हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, एक गुलदस्ते की तरह, जहां हर अलग रंग का फूल उसकी खूबसूरती को बढ़ाता है। एकदम सही। और जब हम ऐसा नहीं करते, और जब हम इन्हीं भिन्नताओं को ऊंच नीच के पैमाने पर तौलने लगते हैं, तो यही विविधता हमारे लिए एक अभिशाप बन जाती है। तब ये समाज को अंदर से खोखला करने वाली दीमक बन जाती है। इसलिए एक सच्चे लोकतंत्र की पहचान सिर्फ चुनाव कराने या संसद चलाने से नहीं होती। तो फिर किससे होती है? उसकी असली पहचान इस बात से होती है कि वो अपने सबसे कमजोर नागरिक को कितनी सुरक्षा और कितना सम्मान देता है। लोकतंत्र का मतलब है विविधता का उत्सव मनाना, उसे सिर्फ सहना नहीं। तो आज की इस गहरी पड़ताल से जो बातें निकल कर आईं, वो ये हैं कि असमानता एक स्थिति है और भेदभाव एक क्रिया। जी। इसके पीछे की वजह है हमारे दिमागी शॉर्टकट्स, यानी पूर्वाग्रह और स्टीरियोटाइप। बिल्कुल। हमने डॉक्टर अंबेडकर की कहानी से सीखा कि शिक्षा और संघर्ष से कैसे बड़ी से बड़ी बेड़ियों को तोड़ा जा सकता है। हाँ। और अंत में हमने समझा कि संविधान ने हमें एक मजबूत टूल किट दिया है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी सरकार और समाज दोनों की है। बिल्कुल। और इन दस्तावेजों का अंतिम संदेश बहुत गहरा है। क्या? समानता कोई दया या चैरिटी नहीं है। ये हर नागरिक का एक गैर पराक्रम्य अधिकार है, एक नॉन निगोशिएबल राइट। वाओ। एक मजबूत लोकतंत्र वो नहीं है जहां सब एक जैसे हों, बल्कि वो है जहां सब अलग होते हुए भी बराबर और सम्मानित हों। ये एक मंजिल नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली यात्रा है। आपने बहुत जरूरी बात कही। इस चर्चा ने हमें कानून, संविधान और सरकार की भूमिका के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाती है जो शायद इन सभी स्रोतों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हमारे पास दुनिया का एक बेहतरीन संविधान है, तो उस लिखे हुए महान शब्द को हर गली, हर घर, हर इंसान के लिए एक जीती जागती हकीकत बनाने में एक नागरिक के तौर पर हमारी और आपकी क्या भूमिका है? अध्याय 3, सरकार क्या है? सरकार, ये शब्द हम रोज सुनते हैं ना। सरकार ने सड़कें बनाई, सरकार टैक्स बढ़ा रही है, ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। पर कभी सोचा है कि ये सरकार आखिर है क्या? क्या ये दिल्ली में बैठी कोई एक संस्था है या फिर कुछ और? आज हमारे पास जो सामग्री है वो इसी सवाल की परतें खोलती है। ये शासन की वास्तुकला नाम की एक किताब के एक अध्याय से है, और ये सरकार को एक बनी बनाई चीज की तरह नहीं देखती है। तो चलिए इस आर्किटेक्चर को जरा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा शुरुआती बिंदु है, क्योंकि हम अक्सर सरकार के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में प्रधानमंत्री या मंत्री आते हैं, लेकिन ये स्रोत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होता है। समाज में नियम कौन बनाता है और उन्हें लागू कौन करता है? जिसका सीधा सा जवाब है सरकार। हाँ, बिल्कुल। और अगर इसे और भी सरल करें तो स्रोत एक फॉर्मूला देता है, सरकार = नियम प्लस प्रशासन प्लस न्याय। नियम, प्रशासन और न्याय। हाँ, मतलब एक ऐसी व्यवस्था जो नियम बनाए, उन्हें लागू करे और ये भी देखे कि न्याय हो रहा है या नहीं। यहां से ये वाकई दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि फिर सवाल उठता है कि हमें इस व्यवस्था की जरूरत ही क्यों है? सही बात है। और स्रोत इसके 3 मुख्य कारण बताता है। पहला, समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए। जैसे ट्रैफिक नियम। अगर नियम ना हो तो सड़कों पर क्या होगा, हम सब जानते हैं। बिल्कुल। दूसरा, देश के लिए बड़े फैसले लेने के लिए, जैसे शिक्षा पर क्या नीति होगी या देश की सुरक्षा कैसे होगी। और तीसरा, सभी नागरिकों के लिए समानता और सुरक्षा सुनिश्चित करना। ये सरकार का एक बहुत बड़ा काम है। ठीक है, तो हमें सरकार की जरूरत क्यों है ये तो समझ आया, लेकिन सभी सरकारें एक जैसी तो नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं।
और यहीं पर सरकार के अलग अलग प्रकार सामने आते हैं जिनकी चर्चा इस सामग्री में की गई है। बात सिर्फ जरूरत की नहीं है, बात ये भी है कि सरकार अपनी शक्ति का इस्तेमाल कैसे करती है। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। मुख्य रूप से 3 तरह की व्यवस्थाओं का जिक्र है ना, लोकतंत्र, राजतंत्र और तानाशाही। हाँ, राजतंत्र में राजा या रानी का शासन होता है, फैसले वंश के आधार पर होते हैं। और तानाशाही में? तानाशाही में एक व्यक्ति या एक छोटे समूह के पास सारी शक्ति होती है और वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होते। और फिर आता है लोकतंत्र, भारत ने जिसे चुना। हाँ, लोकतंत्र में असली शक्ति लोगों के पास होती है। लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो उनकी तरफ से फैसले लेते हैं। स्रोत इस बारे में एक बहुत दिलचस्प तर्क देता है कि भारत ने लोकतंत्र को क्यों चुना। यह सिर्फ एक आदर्शवादी फैसला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह भारत की जमीनी हकीकत को देखते हुए एक बहुत ही व्यवहारिक जरूरत थी। आप सोचिए, भारत इतना विशाल और विविध देश है, यहाँ हर कुछ किलोमीटर पर भाषा, संस्कृति, रहन सहन सब बदल जाता है। हाँ, ये तो है। ऐसी जगह पर राजतंत्र या तानाशाही जैसी व्यवस्था देश को एक साथ रख ही नहीं सकती थी, क्योंकि उसमें असहमति की कोई जगह नहीं होती। तो लोकतंत्र एक तरह से इस विविधता को संभालने का एक टूल है। बिल्कुल, ये एक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। जब अलग अलग सोच और हितों वाले लोग साथ रहते हैं तो टकराव तो होगा ही। लोकतंत्र उन टकरावों को एक मंच देता है जहां बातचीत से, चुनाव से हल निकाला जा सके, न कि जबरदस्ती या दमन से। सही कहा। स्रोत में इसकी तुलना भी की गई है। तानाशाही तेज लग सकती है क्योंकि वहां कोई बहस नहीं होती, कोई विरोध नहीं, फैसले झटपट होते हैं। हाँ, लगता है कि काम बहुत तेजी से हो रहा है। लेकिन उन फैसलों के गलत होने का खतरा भी उतना ही ज्यादा होता है। लोकतंत्र धीमा लग सकता है, शोर शराबे वाला लग सकता है, लेकिन बहस और चर्चा की वजह से गलतियों की संभावना कम हो जाती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है जवाबदेही। हाँ। अगर सरकार गलत फैसला लेती है तो उसे अगले चुनाव में जनता को जवाब देना पड़ता है। ये जवाबदेही का विचार ही हमें अगले मुद्दे पर लाता है। भारत ने लोकतंत्र तो चुन लिया, पर इतने बड़े देश पर शासन कैसे हो? दिल्ली में बैठी एक सरकार तमिलनाडु के एक छोटे से गांव की जरूरत है कैसे समझ सकती है? बहुत अहम सवाल है। और यहीं पर संघीय ढांचे की यानी फेडरल स्ट्रक्चर की अवधारणा आती है। स्रोत इसे शक्तियों का बंटवारा नहीं बल्कि शक्तियों की साझेदारी कहता है। साझेदारी? ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। हाँ, क्योंकि बंटवारे से लगता है कि बस एक बार शक्तियां दे दी और बात खत्म। साझेदारी का मतलब है कि केंद्र और राज्यों के बीच लगातार एक संवाद बना रहता है। तो इसे समझने के लिए सरकार के 3 स्तर है, सही है? हाँ, 3 स्तर। सबसे ऊपर केंद्र सरकार, जो पूरे देश से जुड़े मामलों को देखती है, जैसे रक्षा, विदेश नीति, रेलवे। फिर आती है राज्य सरकारें। जी, राज्य सरकारें में अपने राज्य के मामले देखती हैं, जैसे पुलिस, खेती, स्वास्थ्य। ये सब ज्यादातर राज्यों के हाथ में होता है। लेकिन कुछ ऐसे विषय भी तो हैं जहां दोनों का अधिकार होता है। हाँ, और असल पेच वही है। इसे समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। शिक्षा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। मतलब इस पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी? बिल्कुल। और यहीं पर वो डायनामिक टेंशन फिर से देखने को मिलता है। केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा एक खींचतान चलती रहती है। तो ये एक तरह का संतुलन साधने वाला काम है? हाँ, बिल्कुल। और अब हम आते हैं तीसरे और सबसे जमीनी स्तर पर, स्थानीय सरकार, यानी हमारी पंचायतें और नगर पालिकाएं। जी, और इनके बारे में स्रोत में एक बहुत ही तीखी टिप्पणी की गई है। क्या? उन्हें अधिकारों के बिना जिम्मेदारियां कहा गया है। अधिकारों के बिना जिम्मेदारियां? ये तो सुनने में ही विरोधाभासी लगता है भी। देखिए, संविधान ने 73वें और 74वें संशोधन से इन्हें मान्यता तो दे दी। आपके मोहल्ले की सड़क, पानी, सफाई, इन सब की जिम्मेदारी नगर पालिका की है। हाँ, ये तो हमारे रोज के काम है। लेकिन इन कामों के लिए पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए वो आज भी ज्यादातर राज्य सरकारों पर निर्भर है। ओह अच्छा, तो मतलब काम उनका पर पैसा राज्य सरकार देगी। हाँ, इसी को वित्तीय संघवाद की कमजोरी कहते हैं। विचार बहुत अच्छा था कि स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर हो, पर जब तक उनके पास खुद के वित्तीय अधिकार नहीं होंगे तब तक वो पूरी तरह से ताकतवर नहीं हो सकती। बिल्कुल। और यही केंद्र, राज्यों और स्थानीय सरकारों के बीच लगातार तनाव का एक बड़ा कारण है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये किताब हमें बता रही है कि सरकार कोई स्थिर चीज नहीं है। ये एक जीवित,
सांस लेती हुई प्रणाली है जो लगातार तनाव और संतुलन से चलती है। सही कहा। ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच का तनाव है, केंद्र और राज्यों के बीच का तनाव है, और यहाँ तक कि स्थानीय सरकारों की आकांक्षाओं और उनकी असल शक्तियों के बीच का तनाव भी है। और लोकतंत्र इस पूरी मशीनरी का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इन तनावों को एक दिशा देता है। बिल्कुल। चुनाव, संविधान, कानून का शासन, ये सब इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि शक्ति किसी एक जगह पर केंद्रित न हो जाए और सरकार अंत में जनता के प्रति जवाबदेह बनी रहे। स्रोत में एक बहुत ही शक्तिशाली बात कही गई है, सरकार एक साधन है, साध्य नहीं। हाँ, मतलब सरकार अपने आप में कोई मंजिल नहीं है, वो तो बस नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने का एक जरिया है, एक टूल है। बिल्कुल। और यहीं पर ये किताब हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ देती है। वो क्या है? देखिए, स्रोत ये तो स्थापित करता है कि असली शक्ति जनता के पास है। चुनाव उस शक्ति के इस्तेमाल का एक तरीका है, हर 5 साल में एक बार। लेकिन अगर शासन की ये वास्तुकला इतनी जटिल है, इतनी पेचीदा है, तो एक आम नागरिक वोट देने के अलावा इस जटिल मशीनरी को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे प्रभावित कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, सरकार को जवाबदेह बनाए रखने के और कौन से तरीके हो सकते हैं? इस जटिल मशीन का यूजर मैनुअल कहाँ है? अध्याय 4 पंचायती राज। हम सब जानते हैं कि भारत की ज्यादातर आबादी गांव में रहती है, बिल्कुल 70% के आसपास। तो सवाल ये उठता है कि इन गांवों की अपनी समस्याओं को कौन समझता है और उन्हें सुलझाता कैसे है? हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इसी सवाल का जवाब देती है। ये शासन की एक विशेष व्यवस्था के बारे में है जिसे हम सब पंचायती राज के नाम से जानते हैं। और ये सामग्री बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये बिल्कुल एनसीईआरटी की किताबों जैसी सरल और स्पष्ट है, मतलब नींव को समझने के लिए बेहतरीन। तो चलिए इस व्यवस्था की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि ये जमीनी स्तर पर कैसे काम करती है। बिल्कुल। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रणाली सिर्फ एक प्रशासनिक ढांचा नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को जड़ों से मजबूत करने का एक तरीका कैसे है, और ये आम लोगों को अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने की ताकत कैसे देती है। हाँ, यह देने की कोशिश करती है। तो सबसे पहले ये पंचायती राज आखिर है क्या, मतलब बिल्कुल बुनियादी स्तर पर। देखिए, इसका जो मूल विचार है वो बहुत सरल है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें गांव के लोग खुद अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, जैसे हम विधायक या सांसद चुनते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। और यही चुने हुए प्रतिनिधि गांव से जुड़े कामों के बारे में फैसले लेते हैं। इसका एक ही मुख्य उद्देश्य है, शासन में लोगों की भागीदारी। ये शब्द सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है। भागीदारी का मतलब सिर्फ 5 साल में एक बार जाकर वोट देना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है कि गांव में सड़क कहाँ बनेगी या स्कूल में क्या सुधार होंगे, इन सब योजनाओं पर चर्चा करने में, सवाल पूछने में और फैसले लेने की पूरी प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल होना। तो ये असल में शक्तियों के विकेंद्रीकरण का एक उदाहरण हुआ। बिल्कुल सही। डिसेंट्रलाइजेशन यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ये उसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। अच्छा, तो यहाँ पर ये और भी दिलचस्प हो जाता है। स्रोत बताता है कि ये कोई एक अकेली संस्था नहीं है, बल्कि इसकी एक पूरी संरचना है ना? हाँ, बिल्कुल। भारत में पंचायती राज की एक 3 स्तरीय व्यवस्था है। 3 स्तरीय? हाँ, इसे एक पिरामिड की तरह समझिए। सबसे निचले स्तर पर यानी गांव के स्तर पर है ग्राम पंचायत। ओके, ग्राम पंचायत जो गांव के रोजमर्रा के काम देखती होगी। बिल्कुल, जैसे सफाई, पीने का पानी, गलियों में लाइट, छोटी-मोटी सड़कें, ये सब। और इसके ऊपर? इसके ऊपर आता है ब्लॉक या खंड स्तर। यहाँ होती है पंचायत समिति। पंचायत समिति, इसका क्या काम है? इसका काम है कई ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय बनाना। मान लीजिए कोई सड़क बननी है जो 3-4 गांव को जोड़ती है, तो ये काम किसी एक ग्राम पंचायत का नहीं है। सही बात है। वहां पंचायत समिति की भूमिका आती है। वो इन सब पंचायतों के साथ मिलकर योजना बनाती है। समझ गई। और पिरामिड में सबसे ऊपर? सबसे ऊपर है जिला परिषद। ये पूरे जिले के स्तर पर काम करती है। तो इसका काम जाहिर है और भी बड़े स्तर का होगा। हाँ, इसका काम है पूरे जिले के लिए विकास योजनाओं की देखरेख करना, उनका समन्वय करना। तो आप देख सकती हैं कि हर स्तर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नींव गांव में है और ढांचा ऊपर तक जाता है। स्रोत में एक और संस्था पर बहुत जोर दिया गया है जो शायद इन सबसे ज्यादा जरूरी है, ग्राम सभा। हाँ, और स्रोत उसे पंचायती राज की आधारशिला कहता है, और ये बिल्कुल सही है। दिलचस्प बात यह है कि ये कोई चुनी हुई संस्था नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। गांव के सभी वयस्क नागरिक, मतलब हर वो व्यक्ति जो वोट दे सकता है, वो अपने आप ग्राम सभा का सदस्य होता है।
तो ये एक तरह से गांव की संसद हुई। क्या बात है, बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। ये गांव की संसद ही है। ग्राम पंचायत को अपने हर काम का जवाब इसी ग्राम सभा को देना होता है। तो यहीं पर पंचायत अपने कामों की जानकारी देती है, योजना पर चर्चा होती है। और सबसे जरूरी, लोग सवाल पूछ सकते हैं, सीधे सवाल। ये पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए तो बहुत जरूरी है। ये इस पूरी व्यवस्था की आत्मा है। यही वो मंच है जो पंचायत को मनमानी करने से रोकता है। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे जीवंत उदाहरण है जो हमें अपने देश में देखने को मिलता है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये असल में काम करता है? मतलब क्या लोग सच में सवाल पूछते हैं? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, कई जगहों पर ये बहुत असरदार है, लेकिन कई जगहों पर ये सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। लोगों में जागरूकता की कमी एक बड़ी वजह है। लेकिन जहां लोग जागरूक हैं, वहां ग्राम सभा ने सच में बड़े बदलाव किए हैं। चलिए अब एक और खास बात पर आते हैं जो स्रोत में बताई गई है, और वो है महिलाओं का भूमिका। हाँ, ये इस व्यवस्था का शायद सबसे क्रांतिकारी पहलू है। पंचायती राज में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, है ना? हाँ, 1/3 सीटें। और इसका नतीजा ये हुआ है कि आज स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा बढ़ी है। 10 लाख से ज्यादा चुनी हुई महिला प्रतिनिधि हैं आज। इसका जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ा है? मतलब जब महिलाएं निर्णय लेने की स्थिति में आती हैं, तो क्या फैसलों में कोई फर्क दिखता है? बहुत बड़ा फर्क। शोध बताता है कि कई स्टडीज में ये सामने आया है कि जिन पंचायतों का नेतृत्व महिलाएं करती हैं, वहां पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों को ज्यादा प्राथमिकता मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन समस्याओं से सबसे ज्यादा जूझना महिलाओं को ही पड़ता है। पानी भरने के लिए दूर जाना हो या घर में किसी की सेहत की चिंता हो, तो जब वो फैसले लेने की कुर्सी पर बैठती हैं, तो वो इन मुद्दों को सबसे ऊपर रखती हैं। तो ये स्थानीय विकास के एजेंडे को ज्यादा संतुलित और समावेशी बनाता है। बिल्कुल, ज्यादा समावेशी। तो इन सब का असल मतलब क्या है? ये जमीनी स्तर पर कैसे दिखता है? स्रोत में एक उदाहरण है कि मान लीजिए गांव के लोग पानी की समस्या का मुद्दा ग्राम सभा में उठाते हैं। हाँ, तो फिर क्या होता है? तो फिर पंचायत का ये कर्तव्य बन जाता है कि वो उस समस्या के समाधान के लिए काम करे। वो योजना बनाएगी, फंड्स का इंतजाम करेगी। ये समस्याओं को स्थानीय स्तर पर ही हल करने का एक तरीका है। आपको अपनी समस्या के लिए किसी विधायक या सांसद के पास जाने की जरूरत नहीं। आपकी अपनी सरकार आपके गांव में ही है। बिल्कुल। स्रोत इसके महत्व को 3 मुख्य बिंदुओं में समेटता है। पहला, लोगों को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है। ठीक है। दूसरा, स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही समाधान होता है। और तीसरा और सबसे जरूरी, इन सबसे लोकतंत्र मजबूत होता है। कैसे? जब लोग अपने गांव के फैसलों में हिस्सा लेते हैं, तो वो सिर्फ सरकार की योजनाओं के लाभार्थी नहीं रहते, वो जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। सही बात है। और यही चीज लोकतंत्र को नीचे से ऊपर की ओर मजबूत करती है, जड़ों से। तो आज की इस चर्चा से हमने देखा कि पंचायती राज सिर्फ एक सरकारी व्यवस्था नहीं है। ये तो लोकतंत्र को गांव-गांव तक पहुंचाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। ये सुनिश्चित करता है कि फैसले उन लोगों द्वारा लिए जाएं जिन पर उनका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। बिल्कुल, ये इसका मूल सिद्धांत है। लेकिन जैसा आपने कहा, इसमें चुनौतियां भी हैं। हाँ, चुनौतियां बहुत हैं। फंड्स की कमी, राज्य सरकारों का दखल और कभी-कभी सामाजिक भेदभाव भी। ये एक सफर है, मंजिल नहीं। एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। हाँ, जिसमें सफलताएं भी हैं और विफलताएं भी। लेकिन तमाम कमियों के बावजूद पंचायती राज ने भारतीय लोकतंत्र की जड़ें गांव-गांव में गहरी की हैं। ये शोध का निचोड़ है। तो आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। ये वाकई में लोकतंत्र की असली भावना को दर्शाता है कि ये सिर्फ वोट डालने का एक दिन नहीं, बल्कि हर दिन की भागीदारी का नाम है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ के जाता हूँ। नागरिक बनते हैं। इस पर सोचना दिलचस्प होगा कि जब कोई व्यक्ति अपने गांव या मोहल्ले के प्रति जिम्मेदारी महसूस करना सीखता है, तो उसकी राष्ट्र के प्रति नागरिकता की भावना पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या स्थानीय स्तर पर एक अच्छा नागरिक बनना ही राष्ट्रीय स्तर पर एक जिम्मेदार नागरिक बनने की पहली सीढ़ी है? क्या अपने सरपंच से हिसाब मांगने की हिम्मत ही एक दिन प्रधानमंत्री से हिसाब मांगने की नींव रखती है? अध्याय 5 ग्रामीण प्रशासन। थाने से लेकर खेत तक, है ना? सोचिए, गांव में मान लीजिए 2 भाई बहनों में खेत की मेड़ को लेकर कोई कहासुनी हो जाती है और बात हाथापाई तक पहुंचाती है। अब इस एक छोटी सी घटना में गांव का पूरा सरकारी सिस्टम उलझ जाता है। शिकायत कहाँ होगी, जमीन का असली मालिक कौन है, ये कौन बताएगा, और विरासत के जो कानून है वो इसमें क्या भूमिका निभाते हैं?
आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल राइट्स इन मॉडर्न इंडिया नाम की एक पुस्तक के कुछ हिस्सों पर आधारित है। ये एनसीईआरटी पाठ्यक्रम का एक नज़रिया देती है, लेकिन हम इसे सिर्फ एक कह सकते हैं एक शुरुआती बिंदु की तरह इस्तेमाल करेंगे ताकि ये समझ सकें कि कागज़ पर बने नियम असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं या कभी-कभी क्यों नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो हमारा मिशन साफ है। उस एक झगड़े के बहाने हम थाने से लेकर पटवारी के बस्ते तक जाएंगे और वहां से उस कानून तक पहुंचेंगे जिसने भारत में महिलाओं के संपत्ति अधिकारों की कहानी हमेशा के लिए बदल दी। चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। तो ठीक है, हमारे उस काल्पनिक झगड़े पर वापस आते हैं। बात बढ़ गई है, पहला कदम क्या होगा? जाहिर है पुलिस। हमारे स्रोत बताते हैं कि हर पुलिस थाने का एक तय इलाका होता है। ये सुनने में तो बहुत सीधी सी बात लगती है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है जवाबदेही। जवाबदेही। हाँ, कि उस इलाके में होने वाले हर अपराध, हर झगड़ा, हर शिकायत की पहली जिम्मेदारी उसी थाने की पुलिस की होती है। ये सिर्फ एक प्रशासनिक बंटवारा नहीं है, ये जांच को असरदार बनाने का एक तरीका है। स्थानीय पुलिस को अपने इलाके की नस-नस पता होती है, कौन कहाँ रहता है, कौन से रास्ते किधर जाते हैं, और गवाहों तक पहुंचना उनके लिए सबसे आसान होता है। अगर घटना हुई है गांव ए में, तो आप गांव बी के थाने में जाके शिकायत दर्ज नहीं करा सकते। लेकिन यहाँ एक मुश्किल खड़ी हो सकती है। मान लीजिए पुलिस आपकी शिकायत लिखने से ही मना कर दे, जो कि एक आम समस्या है। तब एक नागरिक के पास क्या रास्ता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और यहीं पर जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसका जिक्र हमारे स्रोत में सीधे तौर पर तो नहीं है, लेकिन इस विषय को समझने के लिए ये जानना बेहद जरूरी है। कानून ये कहता है कि अगर मामला किसी गंभीर अपराध से जुड़ा है तो देश का कोई भी पुलिस स्टेशन आपकी शिकायत दर्ज करने से मना नहीं कर सकता। कोई भी, भले ही घटना उनके इलाके में न हुई हो। हाँ, भले ही घटना उनके इलाके में ना हुई हो, वो उसे 0 नंबर पर दर्ज करेंगे और फिर उसे संबंधित थाने को ट्रांसफर कर देंगे। ये अधिकार खासकर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में एक बहुत बड़ा हथियार है। अच्छा, ये जानकारी तो बहुत काम की है। तो ठीक है, पुलिस ने शिकायत लिख ली। मान लीजिए मामला गंभीर है तो एफआईआर यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो गई। इसके बाद पुलिस का काम क्या होता है? क्या वो खुद फैसला सुना सकती है कि कौन सही है कौन गलत? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही हमारे सिस्टम की सबसे खास बात है। पुलिस का काम है जांच करना। सिर्फ जांच करना? हाँ, सबूत इकट्ठा करना, गवाहों के बयान लेना और एक केस तैयार करके अदालत के सामने पेश करना। किसी को दोषी ठहराना या सजा देना, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ अदालत का है। इसे ही हम सरल भाषा में ताकतों का बंटवारा कहते हैं। पुलिस एक जांच एजेंसी है और अदालत न्याय देने वाली संस्था। दोनों की अपनी अपनी भूमिका है और दोनों एक दूसरे के काम में दखल नहीं दे सकते। ठीक है, तो पुलिस ने आकर झगड़ा तो शांत करा दिया, दोनों पक्षों को चेतावनी दे दी, लेकिन जिस वजह से ये सब शुरू हुआ वो तो वहीं की वहीं है। खेत की मेड़ का विवाद, इसका हल तो पुलिस नहीं निकाल सकती। तो अब कहानी में किसकी एंट्री होगी? अब कहानी में उस किरदार की एंट्री होगी जो गांव की जमीन का सबसे बड़ा जानकार होता है। पटवारी। हाँ, पटवारी। कुछ राज्यों में इन्हें लेखपाल, कर्मचारी या गांव का अधिकारी भी कहते हैं। पटवारी वो कड़ी है जो जमीन के हर टुकड़े का हिसाब किताब रखता है। हिसाब किताब से आपका मतलब क्या है? क्या वो सिर्फ ये लिखता है कि कौन सी जमीन किसकी है? उससे कहीं ज्यादा। पटवारी के पास गांव का एक नक्शा होता है जिसे शजरा कहते हैं। शजरा? हाँ, इस नक्शे में हर खेत, हर प्लॉट का एक अलग नंबर होता है। फिर उसके पास एक रजिस्टर होता है जिसे खसरा कहते हैं, जिसमें लिखा होता है कि उस जमीन का मालिक कौन है, उस पर कौन सी फसल उगाई जा रही है और उसका कुल एरिया कितना है। जब भी कोई जमीन बिकती है या विरासत में बढ़ती है तो इस रिकॉर्ड में बदलाव करना पटवारी का ही काम है। तो हमारे झगड़े वाले मामले में वो भाई बहन पटवारी के पास जाएंगे। हाँ, और वो अपने रिकॉर्ड देखकर बताएगा कि असल मेड़ कहाँ होनी चाहिए। सुनने में तो ये बहुत सीधा साधा समाधान लगता है। हाँ, सुनने में। लेकिन असलियत में यहीं से असली चुनौतियां शुरू होती हैं। ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये अक्सर दशकों पुराने हाथ से लिखे हुए होते हैं। उनमें गलतियां हो सकती हैं या कई बार जानबूझकर हेरफेर भी किया जाता है। अच्छा। गांव में पटवारी बहुत ताकतवर इंसान होता है क्योंकि जमीन से जुड़े हर कागज पर उसकी मुहर लगती है। आज सरकार इन सभी रिकॉर्ड्स को डिजिटल करने की कोशिश कर रही है ताकि पारदर्शिता आए, लेकिन उस प्रक्रिया में भी पुरानी गलतियों के
कंप्यूटर में दर्ज हो जाने का खतरा बना रहता है ना? बिल्कुल। मैं समझ रहा हूँ। तो पटवारी के रिकॉर्ड्स इस बात पर निर्भर करते हैं कि जमीन विरासत में कैसे मिली, और यहीं से हमारी कहानी का सबसे अहम और दिलचस्प पहलू जुड़ता है। हमारे भाई बहन वाले मामले में उस जमीन पर दोनों का हक कैसे तय हुआ, यहीं पर कानून की भूमिका आती है। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल। और यहीं हम भारत में हुए एक बहुत बड़े सामाजिक और कानूनी बदलाव पर आते हैं। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। इस कानून के आने से पहले तस्वीर बहुत अलग थी। हिंदू परिवारों में जो पैतृक संपत्ति होती थी, मतलब जो पीढ़ियों से चली आ रही है। हाँ, जो पीढ़ियों से चली आ रही है, उस पर कानूनी तौर पर सिर्फ बेटों का हक माना जाता था। बेटियों को उसमें हिस्सा नहीं मिलता था। क्या मतलब अगर एक किसान के एक बेटा और एक बेटी है तो उसकी जमीन कानूनन सिर्फ बेटे को मिलती थी? हाँ, पैतृक संपत्ति के मामले में यही होता था। ये माना जाता था कि बेटी की शादी हो जाएगी और वो दूसरे घर चली जाएगी, इसलिए उसका पिता की संपत्ति पर अधिकार नहीं है। 2005 में इस सोच को कानून ने पूरी तरह से बदल दिया। ये सुनने में तो ऐतिहासिक लगता है, पर क्या इसे लागू करना उतना ही आसान था? क्या परिवारों ने इसे रातों रात स्वीकार कर लिया, या फिर इसने नए तरह के पारिवारिक विवादों को जन्म दिया? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कानून बना देना लड़ाई का अंत नहीं बल्कि शुरुआत होती है। जब ये कानून आया तो सामाजिक स्तर पर बहुत खलबली मची। कई परिवारों ने इससे बचने के रास्ते निकालने की कोशिश की। जैसे बेटियों पर दबाव डाला गया कि वो एक कागज पर दस्तखत कर दें कि वो स्वेच्छा से अपना हक छोड़ रही हैं, या फिर उन्हें संपत्ति में हिस्सा देने के बजाय उनकी शादी में थोड़ा ज्यादा दहेज देकर मामले को निपटाने की कोशिश की गई। मतलब कानून ने अधिकार तो दे दिया, लेकिन सामाजिक सोच ने उससे बचने के नए रास्ते खोज लिए। बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद इस कानून का असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला रहा। इसने पहली बार लाखों महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा का एक ठोस आधार दिया। जमीन का एक टुकड़ा सिर्फ जमीन नहीं होता और बैंक से लोन लेने का आधार होता है, मुश्किल वक्त में बेचने के काम आता है, और सबसे बढ़कर वो परिवार और समाज में आपका सम्मान और आपकी आवाज को वजन देता है। इस कानून ने महिलाओं को सिर्फ संपत्ति नहीं दी, उन्हें ताकत दी। तो अब मेरे सामने पूरी तस्वीर साफ हो रही है। एक झगड़ा हुआ तो उसे शांत करने के लिए पुलिस आई, जिसकी अपनी एक तय जिम्मेदारी है। झगड़े की जड़ यानी जमीन का रिकॉर्ड पटवारी के पास है, जिसका काम बेहद अहम लेकिन चुनौतियों से भरा है। और उस रिकॉर्ड में किसका नाम होगा ये देश का कानून तय करता है, जैसे 2005 का वो ऐतिहासिक अधिनियम। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि असलियत में सिस्टम कितना मजबूत है। मान लीजिए पटवारी और स्थानीय पुलिस की मिलीभगत है, जो गांव में कोई अनसुनी बात तो है नहीं, तब एक आम इंसान के लिए, खासकर एक महिला के लिए 2005 जैसा कानून भी तो बेअसर हो जाएगा, है ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। क्योंकि यही तो होता होगा असल में। यही सिस्टम की सबसे बड़ी, कह सकते हैं, कमजोरी है। पुलिस, पटवारी और कानून, ये तीनों एक चेन की तरह है। अगर एक भी कड़ी कमजोर या भ्रष्ट हो तो पूरी चेन टूट जाती है। पटवारी गलत रिकॉर्ड बना दे, पुलिस उस पर कार्रवाई ना करे, तो पीड़ित इंसान के पास अदालत जाने का ही रास्ता बचता है, जो एक लंबी, महंगी और थका देने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए एक प्रभावी ग्रामीण प्रशासन के लिए सिर्फ अच्छे कानून बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि पुलिस और पटवारी जैसे जमीनी स्तर के अधिकारी जवाबदेह और पारदर्शी तरीके से काम करें। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने एक छोटे से झगड़े से शुरुआत की और देखा कि कैसे पुलिस का एक तय कार्यक्षेत्र होता है, कैसे एफआईआर एक अहम कानूनी दस्तावेज है और कैसे जीरो एफआईआर एक जरूरी अधिकार है। हमने ये भी देखा कि पटवारी गांव की जमीन का एक तरह से जीवित दस्तावेज होता है, जिसके रिकॉर्ड्स पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और सबसे अहम, हमने 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम के बारे में गहराई से समझा, जिसने बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर का हक देकर सिर्फ कानून नहीं बदला, बल्कि समाज में शक्ति संतुलन को भी बदलने की एक मजबूत नींव रखी। बिल्कुल, ये सभी मिलकर ग्रामीण भारत में उस व्यवस्था की नींव रखते हैं जो हर नागरिक के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। यह एक ऐसा ढांचा है जो सुरक्षा भी देता है और जिसमें उलझ जाने का खतरा भी बना रहता है। और यहीं पर मैं आज की चर्चा खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। हमारे स्रोत हमें बताते हैं कि कानून क्या है और सिस्टम कैसा दिखता है, लेकिन कानून बना देना एक बात है
और उसका फायदा गांव की आखिरी महिला तक पहुंचाना एक बिल्कुल अलग लड़ाई है। यह पहलू बहुत अहम है। तो सोचने वाली बात यह है कि 2005 जैसे प्रगतिशील कानून को हकीकत में बदलने के लिए, मतलब सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि असल में खेत की मेड़ पर, और किन चीजों की जरूरत पड़ती होगी? क्या इसका जवाब बेहतर कानूनी सहायता में है, या फिर स्कूलों में बच्चों को इन अधिकारों के बारे में पढ़ाने में, या शायद असली लड़ाई अदालतों और दफ्तरों में नहीं बल्कि हमारे अपने घरों के अंदर, हमारी अपनी सोच में लड़ी जानी बाकी है? अध्याय 6 नगर प्रशासन। जरा सोचिए, सुबह हमारी नींद खुलती है, हम बाथरूम जाते हैं, नल खोलते हैं और पानी आ जाता है। घर के बाहर जो कूड़ेदान रखा है वो रोज सुबह खाली मिलता है जी। और रात को जब घर लौटते हैं तो सड़कें रोशन होती हैं। ये सब इतना सामान्य लगता है ना, जैसे ये सब अपने आप हो रहा हो। बिल्कुल, हम इस पर ध्यान भी नहीं देते। पर ऐसा है नहीं। इन सभी सुविधाओं के पीछे एक बहुत ही व्यवस्थित मशीनरी काम कर रही होती है। जी। आज की हमारी बातचीत इसी अदृश्य मशीनरी के बारे में है, नगर प्रशासन। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे शहरों का प्रशासन असल में काम कैसे करता है, कौन जिम्मेदार है और ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालता है। चलिए इस व्यवस्था की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। और ये समझना आज के समय में बहुत ही जरूरी हो गया है। देखिए, हमारे स्रोत बताते हैं कि भारत में शहर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हाँ, फैल भी रहे हैं। बिल्कुल। और जाहिर है, शहरों की समस्याएं गांव से बिल्कुल अलग होती हैं। बहुत ज्यादा जटिल। कहीं ज्यादा जटिल, कम जगह में ज्यादा लोग, जरूरियातें अलग। इन्हीं खास समस्याओं से निपटने के लिए एक अलग प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई, जिसे हम कहते हैं नगर प्रशासन। अच्छा। इसे खास तौर पर बनाया ही इसलिए गया है ताकि शहरों की जिंदगी आराम से बिना किसी दिक्कत के चलती रहे। बिल्कुल। तो सबसे पहले इसी संस्था को समझते हैं जिसे हम सब नगर निगम या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं। जी। ये सारे काम करती है, पानी, सफाई, सड़कें। लेकिन मेरा पहला सवाल ये है कि इन सब के लिए पैसा, इतना पैसा आता कहाँ से है? क्या ये सारा पैसा राज्य सरकार देती है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि यही से पूरी व्यवस्था का, वो कहते हैं ना, ताना बाना जुड़ा है। नगर निगम को ज्यादातर पैसा सरकार से नहीं मिलता। ये एक काफी हद तक आत्मनिर्भर व्यवस्था है। अच्छा। जी। स्रोतों को देखने पर एक बात साफ होती है कि इसका सबसे बड़ा जरिया है नागरिकों से वसूला गया कर, टैक्स। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स? हाँ, जैसे संपत्ति कर यानी प्रॉपर्टी टैक्स, जो हमारे घरों और दुकानों पे लगता है, पानी का बिल जिसे हम वाटर टैक्स कहते हैं, बाजारों से मिलने वाला टैक्स। मतलब ये सब नगर निगम की कमाई है? ये सब नगर निगम की कमाई का मुख्य स्रोत है। मतलब हमारा ही पैसा है जो शहर को चलाने के काम आता है। बिल्कुल। और ये चक्र कोई छोटा मोटा नहीं है। आपको शायद जानकर हैरानी हो कि मुंबई नगर निगम का जो सालाना बजट है, हाँ, वो कई छोटे राज्यों के कुल बजट से भी ज्यादा होता है। सच में? जी। इससे अंदाजा लगता है कि हमारे शहरों को चलाने के लिए कितने बड़े पैमाने पर पैसे और व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। ये अपने आप में एक छोटी सरकार चलाने जैसा है। वाह, ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। तो अगर ये एक छोटी सरकार की तरह है तो इसे चलाता कौन है? यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? फैसले कौन लेता है? यहीं पर इस व्यवस्था का सबसे दिलचस्प हिस्सा सामने आता है। अच्छा। इसे कोई एक व्यक्ति नहीं चलाता। अच्छा। इसके दो मजबूत स्तंभ हैं। पहला है चुनावा पक्ष, मतलब इलेक्टेड विंग, और दूसरा है प्रशासनिक पक्ष, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग। ठीक है, इसे थोड़ा आसान करते हैं। पहले चुने हुए पक्ष की बात करते हैं। इसमें कौन लोग होते हैं? चुने हुए पक्ष की सबसे निचली और शायद सबसे मजबूत कड़ी है पार्षद, काउंसिलर। पार्षद? जी। प्रशासनिक सुविधा के लिए पूरे शहर को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिन्हें वार्ड कहते हैं। हाँ, वार्ड तो सुना है। और हर वार्ड के लोग वोट देकर अपने एक प्रतिनिधि को चुनते हैं। इसी प्रतिनिधि को हम पार्षद कहते हैं। ठीक है। ये सभी पार्षद मिलकर नगर निगम की परिषद बनाते हैं और अपने शहर के लिए नीतियां और नियम तय करते हैं। और इन्हीं पार्षदों में से एक महापौर भी चुना जाता है ना? जो पूरे शहर का चेहरा होता है। सही कहा। महापौर नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख होता है। वो निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता है, शहर का पहला नागरिक माना जाता है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, असली कार्यकारी शक्ति मतलब एक्चुअल पावर महापौर के हाथ में हो, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, तो फिर वो दूसरा स्तंभ क्या है जिसकी आपने बात की? प्रशासनिक पक्ष। हाँ, और यहीं पर असली कहानी है।
प्रशासनिक पक्ष का मुखिया होता है नगर आयुक्त, म्युनिसिपल कमिश्नर। नगर आयुक्त। जी, ये कोई चुनावा नेता नहीं होता, बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है। ओहो। कमिश्नर और उसके नीचे काम करने वाले हजारों कर्मचारी, इंजीनियर, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, इन सब का काम है पार्षदों और महापौर द्वारा लिए गए फैसलों को जमीन पर लागू करना। रुकिए, ये तो बहुत दिलचस्प समीकरण है ना? एक तरफ है चुने हुए पार्षद और महापौर जो जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जी, और दूसरी तरफ है प्रशासनिक अमला जिसका मुखिया एक सरकारी अधिकारी है। इन दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली कौन है? मुझे तो यहाँ टकराव की बहुत गुंजाइश दिख रही है। और टकराव होते भी हैं, बिल्कुल होते हैं। यही इस सिस्टम का डिजाइन है। मतलब? देखिए, पार्षद नीतियां बनाते हैं, बजट पास करते हैं, तय करते हैं कि किस वार्ड में क्या काम होना चाहिए। लेकिन उस काम को करेगा कौन? उस काम को कैसे करना है, नियमों के अनुसार करना है, उसके लिए टेंडर कैसे निकालना है, ये सब कमिश्नर और उनकी टीम देखती है। अच्छा। एक तरह से पार्षद क्या होना है ये बताते हैं और कमिश्नर कैसे होना है ये सुनिश्चित करते हैं। तो इन दोनों के बीच तालमेल पर ही शहर का विकास निर्भर करता है। बिल्कुल। मुझे याद है मेरे मोहल्ले में एक पार्क की हालत बहुत खराब थी। हमने ट्विटर पे शिकायत की, कुछ नहीं हुआ। फिर किसी ने कहा कि अपने पार्षद से बात करो। हमने उन्हें चिट्ठी लिखी और आप मानेंगे नहीं, 10-15 दिन में वहां बेंच और लाइटें लग गईं। देखिए, तब मुझे पहली बार समझ आया कि ये पार्षद वाली व्यवस्था असल में काम कर सकती है। आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया। पार्षद ही जनता और प्रशासन के बीच का पुल है। वो आपकी आवाज को निगम की बैठकों तक ले जाता है। लेकिन यहाँ एक और पहलू है। वो क्या? ये कि क्या एक पार्षद की जिम्मेदारियां हर वार्ड में एक जैसी होती हैं? नहीं, शायद नहीं। मिसाल के तौर पर आपके उस पॉश इलाके के पार्षद की समस्याओं और एक झुग्गी बस्ती वाले वार्ड के पार्षद की चुनौतियों में तो जमीन आसमान का फर्क होगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। और स्रोतों में इस चुनौती पर खास जोर दिया गया है। झुग्गी बस्तियां यानी स्लम्स, ये शहरी प्रशासन के लिए सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है। कैसे? एक तरफ एक पार्षद शायद अपने वार्ड में सड़कों को चौड़ा करवाने या स्मार्ट ट्रैफिक लाइट लगवाने के लिए लड़ रहा हो, और दूसरी तरफ के साफ पानी की कमी, गंदे पानी की निकासी का न होना और कूड़े का ढेर लगना आम बात है। तो नगर प्रशासन का काम सिर्फ मुख्य सड़कों को चमकाना नहीं है। उसकी असली सफलता इस बात में है कि वो शहर के सबसे जरूरतमंद नागरिक तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचा पा रहा है या नहीं। एक अच्छा नगर प्रशासन समावेशी होता है, जो किसी को पीछे नहीं छोड़ता। तो हमने इस व्यवस्था को चलाने वाले लोगों और उनकी चुनौतियों को समझा, लेकिन अब जरा उन कामों पर आते हैं जो ये रोज करते हैं। जी, मतलब नगर निगम के असल काम क्या है जो हमारी जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं? अगर हम इसे बड़े तौर पर देखें तो इनके कामों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ठीक है। पहली और सबसे जरूरी है सफाई और स्वास्थ्य। कूड़ा उठाना। इसमें सिर्फ सड़कों से कूड़ा उठाना ही नहीं, बल्कि गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों की सफाई, मच्छरों को रोकने के लिए फॉगिंग करवाना। अच्छा, वो भी? हाँ, और ये सुनिश्चित करना कि शहर में मलेरिया या डेंगू जैसी बीमारियां ना फैलें, ये सब शामिल है। ठीक है। और दूसरी श्रेणी? दूसरी है पानी और बिजली। हर घर तक साफ पीने का पानी पहुंचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके अलावा शहर की सड़कों, चौराहों और सार्वजनिक जगहों पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करना और उन्हें चालू हालत में रखना भी इसी में आता है। रात में रोशन सड़कें सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि सुरक्षा का भी प्रतीक है। बिल्कुल। और तीसरा है सड़क और यातायात। शहर के अंदर नई सड़कों का निर्माण करना, पुरानी और टूटी-फूटी सड़कों की मरम्मत करना, और ट्रैफिक सिग्नल्स। और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स और साइंस की व्यवस्था करना, ये सारे काम नगर निगम के दायरे में आते हैं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिर्फ सुविधाएं नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी भी शहर के जीवन की गुणवत्ता को सीधे तौर पर परिभाषित करती हैं। सही कहा। अच्छी सफाई मतलब बेहतर स्वास्थ्य, रोशन सड़कें मतलब ज्यादा सुरक्षा, और अच्छी सड़कें मतलब शहर की अर्थव्यवस्था को गति। बिल्कुल। क्योंकि सामान और लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। हर एक काम का असर बहुत गहरा और व्यापक होता है। बिल्कुल। और जब ये व्यवस्था ठीक से काम नहीं करती तो हमें मॉनसून में सड़कों पर भरा पानी, जगह जगह कूड़े के ढेर और गड्ढों से भरी सड़कें दिखाई देती हैं। ये सब सीधे सीधे नगर प्रशासन की कार्यक्षमता का आईना है। लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा है? कई बार तो पार्षद भी हाथ खड़े कर देते हैं कि उनके पास फंड नहीं है या अधिकारी सुन नहीं रहे। उस स्थिति में नागरिक क्या करे? ये एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या है।
यहीं पर कमिश्नर और पार्षदों के बीच का समीकरण फिर से सामने आता है। अच्छा, उसे किसी खास वार्ड को फंड नहीं दिया जाता या फिर कोई अधिकारी नियमों का हवाला देकर काम करने से मना कर देता है। तो फिर ऐसी स्थिति में नागरिकों को जागरूक होना पड़ता है। सिर्फ पार्षद से शिकायत करना काफी नहीं, बल्कि आरटीआई मतलब सूचना का अधिकार जैसे साधनों का उपयोग करके ये पूछना कि उनके टैक्स का पैसा कहाँ और कैसे खर्च हो रहा है। ये भी नागरिक भागीदारी का एक अहम हिस्सा है। तो इस पूरी चर्चा का मतलब क्या है? आज हमने नगर प्रशासन की मशीनरी को थोड़ा और गहराई से समझा। जी। हमने सिर्फ पार्षद और महापौर के बारे में ही नहीं, बल्कि उस अदृश्य लेकिन शक्तिशाली पद नगर आयुक्त के बारे में भी जाना। हमने ये भी समझा कि हमारे दिए हुए टैक्स से कैसे कुछ शहरों के बजट छोटे राज्यों से भी बड़े हो जाते हैं। जी। एक बात जो स्रोतों से निकल कर आती है वो बहुत साफ है। किसी भी शहर को रहने योग्य, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए एक सुचारू नगर प्रशासन रीढ़ की हड्डी की तरह है। बिल्कुल। जब चुने हुए प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मिलकर सही दिशा में काम करते हैं, तभी लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं और उनके जीवन का स्तर बेहतर होता है। अगली बार जब कोई सुबह नल में आता पानी देखे या रात में जलती स्ट्रीट लाइट, तो याद रखिएगा कि इसके पीछे चुने हुए और नियुक्त किए हुए लोगों की एक पूरी फौज दिन रात काम कर रही है। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल। सोचने वाली बात यह है कि जब हम ये जानते हैं कि इस व्यवस्था में दो तरह की शक्तियां हैं, एक राजनीतिक और एक प्रशासनिक, और ये भी जानते हैं कि हमारे दिए करों से ही ये सब चलता है, तो एक नागरिक के तौर पर हमारी भूमिका क्या हो सकती है? ये जानकारी हमारे अपने मोहल्ले और शहर को बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकती है? अच्छा सवाल है। क्या सिर्फ वोट देना और शिकायत करना काफी है, या इस सिस्टम को और जवाबदेह बनाने के लिए हम और भी कुछ कर सकते हैं? अध्याय 7 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। अब देखिए, गांव में खेती होती है, ये बात तो हम सब जानते हैं। तो मैं सोच रहा था कि इस लेख में ऐसा नया क्या है, और पढ़ते हुए जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका गई वो ये थी कि आज भी टेक्नोलॉजी और इतनी तरक्की के बावजूद सब कुछ सिर्फ एक चीज पर टिका है, मौसम। चलिए इसी एक धागे को पकड़कर आज की कहानी को खोलते हैं। और ये धागा बहुत अहम है, क्योंकि ये सिर्फ गांव की कहानी नहीं है, ये हम सबके खाने की मेज की कहानी है। फूड सिक्योरिटी जिसे हम कहते हैं, वो इसी से जुड़ी है। आज हमारा मकसद सिर्फ ये देखना नहीं है कि गांव में लोग क्या करते हैं, बल्कि ये समझना है कि उनकी जिंदगी का जो पूरा ताना बाना है वो एक अनिश्चितता के इर्द गिर्द कैसे बुना गया है। और मौसम, जैसा आपने कहा, उस अनिश्चितता का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। बिल्कुल। लेख में एक लाइन है जो सुनने में बहुत सीधी लगती है, बारिश अच्छी हो तो फसल अच्छी होती है। पर जब आप रुककर इस पर सोचते हैं तो एहसास होता है कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी की किस्मत हर साल इसी एक लाइन पर दांव पर लगी होती है। ये किसी स्टॉक मार्केट से कम बड़ा जुआ नहीं है। आपने जुआ शब्द का इस्तेमाल किया और ये बिल्कुल सटीक है। और यही निर्भरता एक तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब मॉनसून अच्छा होता है तो सिर्फ फसलें नहीं लहलहाती, पूरा गांव खिल उठता है। लेकिन जब मौसम दगा दे जाता है तो एक चेन रिएक्शन शुरू होता है, और ये चेन रिएक्शन बहुत तेजी से फैलता है। रिसर्च एक दिलचस्प बात कहती है कि गांव में सूखे का असर शहर के मुकाबले 3 गुना ज्यादा महसूस होता है। 3 गुना? हाँ, क्योंकि यहाँ हर कोई एक दूसरे की आय से सीधे तौर पर जुड़ा है। किसान की जेब खाली तो गांव के दर्जी और दुकानदार की भी जेब खाली। और मुझे लगता है कि इस जुए में भी सब बराबर का दाव नहीं लगाते। लेखक इसी बात को बहुत अच्छे से खोलता है कि सारे किसान एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल नहीं होते। एक तरफ वो छोटे किसान हैं जिनके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, वो बीज और खाद के लिए भी साहूकार पर निर्भर हैं। और दूसरी तरफ है बड़े जमींदार, या कह लीजिए बड़े किसान। उनके पास साधन है, ट्रैक्टर है, वो मजदूर रखकर काम करवाते हैं, और उनकी फसल इतनी होती है कि उसे बेचकर वो अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। तो यहाँ फर्क सिर्फ जमीन के साइज का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर मुझे वो सबसे बड़ा फर्क समझ में आया। ये फर्क है जोखिम उठाने की क्षमता का। एग्जैक्टली। रिस्क टेकिंग एबिलिटी। एक तरह से छोटा किसान हर साल अपनी पूरी जमा पूंजी के साथ एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है, जबकि बड़ा किसान एक सुरक्षित दांव लगा रहा है। हाँ। अगर फसल खराब हो भी गई तो बड़े किसान को शायद ज्यादा फर्क ना पड़े। सही बात है। लेकिन छोटे किसान के लिए तो सब कुछ तबाह हो जाता है। और ये तबाह होना सिर्फ एक साल की आमदनी का नुकसान नहीं है। Right. स्रोत इस बात पर जोर देता है कि एक खराब फसल
छोटे किसान को कर्ज के ऐसे जाल में फंसा सकती है अच्छा। जिससे उसकी अगली पीढ़ी भी शायद ही बाहर निकल पाए। ओह, वो साहूकार से ऊंची ब्याज दर पर पैसा उठाता है, अगली फसल भी अगर अच्छी नहीं हुई तो कर्ज और बढ़ जाता है। ये एक ऐसा चक्र है जो घूमता रहता है। और इस पूरी तस्वीर में कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पास दांव पर लगाने के लिए अपनी जमीन तक नहीं है, जिन्हें लेख में भूमिहीन मजदूर कहा गया है। जी, लैंडलेस लेबरर्स। ये वो लोग हैं जो दूसरों के खेतों पर मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, और उनकी हालत के बारे में एक बात साफ हो जाती है कि उनकी आमदनी पूरी तरह से अनिश्चित है। इस अनिश्चितता शब्द को समझना बहुत जरूरी है। हाँ। इसकी कई परतें हैं। पहली, जैसा हमने बात की, मौसम। बारिश नहीं हुई तो खेत सूखे हैं, मतलब कोई काम नहीं। सही। दूसरी, काम देने वाले की मर्जी। बड़े किसान तय करते हैं कि किसे काम मिलेगा, किसे नहीं, और दिहाड़ी क्या होगी। और तीसरी और सबसे अहम परत है काम का मौसमी होना। मतलब काम हर दिन नहीं मिलता। हर दिन नहीं मिलता। इससे पता चलता है कि गांव का सबसे गरीब तबका असल में कितना बेबस है। इस पूरी आर्थिक मशीनरी में महिलाओं के रोल पर भी बात की गई है, और वो हिस्सा पढ़कर मुझे काफी कुछ सोचने पर मजबूर होना पड़ा। वो खेतों में बराबर काम कर रही हैं, बुआई, निराई, कटाई, सब कुछ। जानवरों की देखभाल और घर की जिम्मेदारी तो है ही। उनका काम किसी भी पुरुष से कम नहीं है, बल्कि अक्सर ज्यादा ही होता है। उनका योगदान बहुआयामी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके साथ एक कड़वी हकीकत भी सामने आती है कि अक्सर उन्हें बराबर की मजदूरी तक नहीं मिलती। और यही सवाल मेरे मन में भी आया, ऐसा क्यों? तो ये सिर्फ सोच की बात है या इसके पीछे कोई और भी वजह है? क्या लेख बताता है कि इस सहायक भूमिका वाली सोच को बदलने के लिए जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है? यह एक बहुत गहरा सवाल है, और मुख्य वजह सामाजिक सोच ही है। उनके काम को, चाहे वो खेत में हो या घर में, अक्सर एक आर्थिक गतिविधि की तरह देखा ही नहीं जाता। अच्छा। उसे एक सहायक या मदद करने वाली भूमिका मान लिया जाता है। और जब आप किसी के काम को मुख्य काम नहीं मानते तो फिर उसे बराबर का मेहनताना देने का सवाल ही नहीं उठता है ना। बात तो सही है। जहां तक इसे बदलने की बात है, लेख इशारा करता है कि स्वयं सहायता समूहों के जरिए, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जी। उनके जरिए महिलाएं अब संगठित हो रही हैं और अपने हक के लिए आवाज उठा रही हैं। लेकिन यह बदलाव अभी बहुत शुरुआती दौर में है। तो ये पूरी तस्वीर तो खेती के इर्द गिर्द ही घूमती दिख रही है। पर क्या इसका मतलब यह है कि अगर किसी के पास खेत नहीं है या खेती का मौसम नहीं है तो उसके लिए गांव में कोई काम नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। और यहीं पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दूसरी परत खुलती है। गांव में कुछ गैर कृषि काम भी होते हैं, जैसे बुनकर, बढ़ाई, कुम्हार या छोटी मोटी दुकान चलाने वाले। इन कामों का महत्व तब और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब हम मौसमी बेरोजगारी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब साल के वो महीने जब खेतों में कोई काम नहीं होता, ना बुआई ना कटाई, उन महीनों में मजदूर क्या करते हैं? उनकी आमदनी का क्या होता है? बिल्कुल, इसी खाली समय में ये दूसरे हुनर काम आते हैं। कोई बढ़ई का काम कर लेता है, कोई टोकरियां बनाता है। ये काम गांव की अर्थव्यवस्था को एक तरह का, आप कह सकती हैं, शॉक एब्जॉर्बर देते हैं। शॉक एब्जॉर्बर, सही शब्द है। ये लोगों को खेती के बुरे मौसम में या खाली मौसम में भी आय का एक छोटा मोटा जरिया देते हैं। ये दिखाता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सिर्फ खेती नहीं, बल्कि इन छोटे छोटे व्यवसायों का एक मिलाजुला लचीला ताना बाना है। इस पूरे ताने बाने को समझने के लिए चलिए एक कहानी की तरह सोचते हैं। लेख हमें एक गांव में ले जाता है। मान लीजिए उसका नाम रामगढ़ है। ठीक है। इस साल रामगढ़ में मॉनसून रूठ गया, बारिश उम्मीद से बहुत कम हुई। अब क्या होगा? सबसे पहले खेतों में दरारें पड़ जाएंगी, धान के पौधे पीले पड़कर सूखने लगेंगे। रामगढ़ के जो छोटे किसान हैं, जैसे कि राम भरोसे, जिसने साहूकार से कर्ज लेकर बीज डाले थे, उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और जब राम भरोसे की फसल ही नहीं होगी तो वो ना तो अपना कर्ज चुका पाएगा, बिल्कुल, और ना ही अपने घर के लिए अनाज रख पाएगा। अब इसका असर उन मजदूरों पर पड़ेगा जो उसके खेत में कटाई का इंतजार कर रहे थे। सही बात। उन्हें अब कोई काम नहीं मिलेगा, उनकी दिहाड़ी बंद हो जाएगी। सही। और ये असर यही नहीं रुकेगा। गांव की अकेली चाय की दुकान, जहां मजदूर दिन भर में 2-4 कप चाय पीते थे, वो अब खाली पड़ी रहेगी। गांव का दर्जी, जिसे उम्मीद थी कि फसल के बाद लोग नए कपड़े सिलवाएंगे, उसके पास भी कोई काम नहीं आएगा। एक खराब मॉनसून ने सिर्फ खेत नहीं सुखाए, बल्कि पूरे गांव की अर्थव्यवस्था का गला घोंट दिया। ये उदाहरण दिखाता है कि कर्ज, बेरोजगारी और गरीबी, ये सब अलग अलग समस्याएं नहीं हैं,
नहीं है। ये एक ही धागे में पिरोई हुई हैं। एक सिरा खींचो तो पूरी माला बिखर जाती है। और इन तमाम मुश्किलों और अनिश्चितताओं के बावजूद यही वो लोग हैं जो हर साल मेहनत करते हैं ताकि देश की 140 करोड़ आबादी की थाली में खाना पहुंच सके। हाँ, उनकी ये मेहनत सिर्फ एक आर्थिक गतिविधि नहीं है, ये देश की खाद्य सुरक्षा की गारंटी है। जी। ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, ये पूरे देश की बुनियाद की कहानी है। तो आज की बातचीत से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि ग्रामीण भारत की आजीविका खेती पर टिकी है। बिल्कुल लेकिन ये एक ऐसी नींव है जो मौसम के हर झोंके के साथ हिल सकती है। बिल्कुल। हमने किसानों के बीच के फर्क को समझा, कैसे एक के लिए ये व्यापार है तो दूसरे के लिए हर साल की एक जंग। हमने उन लोगों की बेबसी को भी देखा जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, और उन महिलाओं के अनमोल योगदान को भी जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और हमने ये भी समझा कि कर्ज और मौसमी बेरोजगारी के चक्र को तोड़ने में छोटे मोटे हुनर कितने जरूरी हैं। लेख इस बात पर खत्म होता है कि इन कठिनाइयों के बाद भी गांव के लोग टिके हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। और यहीं से भविष्य के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी और एआई की बात कर रहे हैं, शहर तेजी से फैल रहे हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। ऐसे में क्या आज से 20-30 साल बाद भी ग्रामीण आजीविका का चेहरा ऐसा ही रहेगा? क्या खेती पर निर्भरता कम होगी? और अगर होगी तो उसकी जगह क्या लेगा? क्या गांव के नौजवान ड्रोन से खेती करेंगे या फिर गांव में ही छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में ग्रामीण भारत की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। अध्याय 8 शहरी क्षेत्र में आजीविका। वो शहरी आजीविका यानी अर्बन लाइवलीहुड्स के ताने बाने को बहुत सरल तरीके से खोलती है। आज का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन क्या काम करता है, बल्कि ये समझना है कि सड़क पर सब्जी बेचने वाले से लेकर एक बड़ी कांच की इमारत में काम करने वाले ऑफिस कर्मचारी तक हर किसी के काम का अनुभव, उनकी सुरक्षा, उनकी चुनौतियां, ये सब एक दूसरे से कितनी अलग हैं। तो चलिए इसकी परतों को खोलना शुरू करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए शहर का मतलब सिर्फ इमारतें और सड़कें तो है नहीं। शहर एक जीता जागता ऑर्गेनिज्म है जो इन लाखों लोगों के काम से ही चलता है। और जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि ये सब काम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। आज हम इसी निर्भरता और विभाजन दोनों को करीब से देखेंगे। तो चलिए सबसे जमीनी स्तर से शुरू करते हैं, सड़क से। हम रोज सड़क पर काम करने वालों को देखते हैं, कोई ठेले पर कुछ बेच रहा है, कोई फूल, कोई रिक्शा चला रहा है। ये शहर की रोजमर्रा की तस्वीर का एक जरूरी हिस्सा है। पर इनकी आर्थिक सच्चाई क्या है? इनकी आर्थिक सच्चाई एक शब्द में है अनिश्चितता। हमारे स्रोत में जो सबसे बड़ी बात उभर कर आती है वो ये है कि इनकी कमाई दिन के हिसाब से होती है। मतलब आज काम किया तो आज पैसा घर आएगा, कल काम नहीं मिला तो कमाई जीरो। यहाँ कोई मंथली सैलरी का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन स्रोत इसमें कोई ऐसी गहरी बात बताता है जो शायद हमारी नजर से चूक जाती हो। सिर्फ आज काम नहीं तो पैसा नहीं से ज्यादा कुछ। हाँ बिल्कुल, यहाँ एक बहुत जरूरी बारीकी है। असली खतरा 1-2 दिन काम धीमा चलना नहीं है। असली आर्थिक झटका तब लगता है जब कोई अप्रत्याशित घटना हो जाए। स्रोत में एक उदाहरण है कि एक ठेले वाले के लिए सबसे बड़ी आपदा जोर की बारिश नहीं है, बल्कि उस बारिश के अगले दिन बीमार पड़ जाना है। एक मिनट, ये दिलचस्प है, इसे थोड़ा और समझाइए। सोचिए, बारिश वाले दिन उसकी कमाई नहीं हुई, अब वो बीमार पड़ गया और 2 दिन और काम पर नहीं जा सका। इन 3 दिनों में कमाई तो जीरो हुई ही, साथ में डॉक्टर और दवा का खर्च भी आ गया। उसके पास कोई पेड सिक लीव तो है नहीं, तो 1 हफ्ते की बीमारी पूरे महीने की बचत खत्म कर सकती है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति कितनी नाजुक है। वो हमेशा किनारे पर जी रहे होते हैं, जहां एक छोटा सा धक्का भी उन्हें गिरा सकता है। वाह, ये एक जबरदस्त इंसाइट है। तो मतलब उनकी आजादी एक तरह का भ्रम है। वो अपने बॉस खुद हैं, लेकिन उनके असली बॉस तो मौसम है, उनकी सेहत है और दिन प्रतिदिन की किस्मत। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और एक और चीज, उन्हें अगले दिन का सामान खरीदने के लिए भी रोज कैश चाहिए। अगर एक दिन कमाई नहीं हुई तो हो सकता है अगले दिन का माल खरीदने के लिए उन्हें किसी से छोटी रकम उधार लेनी पड़े, और उसका ब्याज वो उनकी अगले दिन की कमाई का एक हिस्सा खा जाएगा। तो यहाँ से एक ऐसा चक्कर शुरू होता है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो सड़क पर तो कोई सुरक्षा कवच नहीं है, ये साफ है।
लेकिन क्या एक छत के नीचे आते ही, जैसे मान लीजिए एक छोटी सी दुकान में, ये अनिश्चितता खप हो जाती है? अब सड़क से बाजारों की तरफ चलते हैं, जहाँ किराना स्टोर हैं, कपड़े की दुकानें हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ऊपर से देखने पर लगता है कि हाँ, दुकान ज्यादा सुरक्षित है, मौसम की मार से बचाव है, बैठने की एक तय जगह है। लेकिन यहाँ अनिश्चितता अपना रूप बदल लेती है, खत्म नहीं होती। दुकानदार की कमाई ग्राहकों के आने पर टिकी है। और आज के ज़माने में तो ग्राहक सिर्फ बाजार में नहीं है, ऑनलाइन ऐप्स हैं, बड़े बड़े सुपरमार्केट और मॉल्स हैं। स्रोत इस प्रतिस्पर्धा के बारे में कुछ बताता है? हाँ, और यही वो बिंदु है जहाँ छोटी दुकानों का संघर्ष गहराता है। स्रोत बताता है कि ये दुकानें सिर्फ कीमत पर बड़े स्टोर से मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए वे उन चीजों पर जिंदा रहती हैं जो बड़े स्टोर नहीं करते, जैसे आस पड़ोस के लोगों को उधार देना। उनका पूरा बिजनेस भरोसे और व्यक्तिगत रिश्तों पर चलता है। वे आपको आधी रात को भी 1 किलो चीनी दे देंगे, जो कोई सुपरमार्केट नहीं करेगा। तो इसका मतलब उनका सबसे बड़ा एसेट उनकी दुकान का सामान नहीं, बल्कि वो सामाजिक पूंजी है, वो कम्युनिटी ट्रस्ट है जो उन्होंने सालों में बनाया है। ये बहुत दिलचस्प है, पर ये भरोसा भी तो उन्हें आर्थिक रूप से जोखिम में डालता होगा। बिल्कुल, उधारी वसूलना हमेशा आसान नहीं होता, और त्योहारों में बिक्री बढ़ती है तो आम दिनों में मंदी भी झेलनी पड़ती है। तो यहाँ भी रोजी रोटी की गारंटी नहीं है। बस संघर्ष का तरीका थोड़ा अलग है। उन्हें भी रोज दुकान का शटर एक नई उम्मीद के साथ ही उठाना पड़ता है। तुमने देखा कि असंगठित क्षेत्र में, चाहे सड़क हो या दुकान, अनिश्चितता एक स्थायी साथी है। यहाँ से एक स्वाभाविक सवाल उठता है संगठित क्षेत्र का, जहाँ चीजें थोड़ी व्यवस्थित होती हैं। चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जो बड़े शोरूम या सुपरमार्केट में काम करते हैं, सेल्समैन, कैशियर वगैरह। और यहीं से शहरी आजीविका की तस्वीर में एक बड़ा बदलाव आता है। यहाँ पहली बार एक शब्द हमारी बातचीत में शामिल होता है। क्या? निश्चित वेतन, फिक्स्ड सैलरी। इन कर्मचारियों को पता होता है कि महीने के आखिर में उनके बैंक अकाउंट में एक तय रकम आएगी। उनके काम के घंटे तय होते हैं, हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है। यानी जिंदगी में एक अंदाजा लगने लगता है कि महीना कैसा जाएगा। आप थोड़ा बहुत प्लान कर सकते हैं, शायद कोई छोटी मोटी EMI भी सोच सकते हैं। ये सड़क पर काम करने वाले के लिए तो एक सपने जैसा होगा। लेकिन क्या यहाँ सब कुछ उतना ही अच्छा है जितना दिखता है? मुझे याद है स्रोत में फैक्ट्रियों का भी जिक्र था, जो इसी संगठित क्षेत्र का हिस्सा हैं। आपने बहुत सही जगह पर उंगली रखी है। संगठित क्षेत्र भी एक जैसा नहीं है, इसकी भी कई परतें हैं। एक तरफ एयर कंडीशन शोरूम में काम करने वाला सेल्समैन है, और दूसरी तरफ शहर के बाहरी इलाके की एक फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर। दोनों को महीने की तनख्वाह मिलती है, पर दोनों के काम के माहौल में जमीन आसमान का फर्क है। ये फर्क कैसा है? स्रोत इसे कैसे बताता है? स्रोत इस बात पर जोर देता है कि फैक्ट्री में काम शारीरिक रूप से बहुत थका देने वाला होता है। 8, 10 या कभी-कभी 12 घंटे एक ही मशीन पर एक ही काम को बार बार दोहराना पड़ता है। मशीनों का शोर, गर्मी और हर वक्त उत्पादन का टारगेट पूरा करने का दबाव। तो यहाँ आर्थिक स्थिरता तो है, लेकिन उसकी एक बड़ी शारीरिक और मानसिक कीमत चुकानी पड़ती है। और मुझे लगता है यहाँ एक और पहलू होगा, नौकरी की सुरक्षा का। क्या संगठित क्षेत्र में हर किसी की नौकरी पक्की होती है? नहीं, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। स्रोत बताता है कि एक ही फैक्ट्री की छत के नीचे 2 तरह के मजदूर काम करते हैं। एक होते हैं स्थायी कर्मचारी, परमानेंट एम्प्लॉइज, जिन्हें कंपनी के सारे लाभ मिलते हैं, PF, ESI, छुट्टियां। और दूसरे होते हैं ठेके पर रखे गए कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, जो काम तो वही करते हैं, लेकिन उन्हें ये सुविधाएं नहीं मिलती और उनकी नौकरी कभी भी जा सकती है। कंपनियां अक्सर लागत बचाने के लिए ज्यादातर लोगों को ठेके पर ही रखती हैं। अरे, तो ये तो एक तरह से संगठित क्षेत्र के भीतर ही एक असंगठित दुनिया है। नाम के लिए आप एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, पर आपकी स्थिति एक दिहाड़ी मजदूर से ज्यादा बेहतर नहीं है। ये तो बहुत ही जटिल तस्वीर है। बिल्कुल, इसीलिए सिर्फ संगठित और असंगठित में बांट देना चीजों को बहुत ज्यादा सरल बना देता है। असलियत में इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है, जहां लाखों लोग काम करते हैं, स्थिरता और अस्थिरता के बीच झूलते हुए। ये सोचने वाली बात है। हमने रोज की कमाई की अनिश्चितता देखी, फिर दुकान की बाजार पर निर्भरता देखी, और अब संगठित क्षेत्र के अंदर की इस छुपी हुई अस्थिरता को भी समझा। अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, वो काम जिसे ज्यादातर लोग पक्की और सबसे अच्छी नौकरी मानते हैं, दफ्तर का काम। हाँ, सरकारी दफ्तर या बड़ी प्राइवेट कंपनियों के ऑफिस।
और स्रोत के हिसाब से ये शहरी रोजगार के पिरामिड का सबसे ऊपरी हिस्सा है। यहाँ न सिर्फ एक नियमित और अच्छी तनख्वाह है, बल्कि एक पूरा सुरक्षा कवच भी है। आपको सवेतन छुट्टियां मिलती हैं, यानी बीमार होने पर या घूमने जाने पर आपकी तनख्वाह नहीं कटती। और भविष्य की भी सुरक्षा होती है। प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट के बाद पेंशन या ग्रेच्युटी, मेडिकल इंश्योरेंस। ये उस दुनिया से कोसों दूर है जहां एक दिन बीमार पड़ने का मतलब था कमाई का नुकसान और ऊपर से दवा का खर्च। यहाँ तो कंपनी या सरकार आपके इलाज का खर्च भी उठाती है। सही कहा। यहाँ काम की प्रकृति भी ज्यादातर मानसिक होती है, शारीरिक नहीं, और भविष्य को लेकर एक निश्चितता होती है। ये वो नौकरी है जिसकी आकांक्षा शहर में रहने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग करता है, क्योंकि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक स्थिर, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन का टिकट मानी जाती है। लेकिन एक मिनट, क्या स्रोत इस तस्वीर को भी पूरी तरह से आदर्श बताता है, या यहाँ भी कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो बाहर से नहीं दिखती? आज के दौर में क्या ऑफिस की नौकरी भी उतनी ही पक्की रह गई है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोत इशारा करता है कि पारंपरिक सरकारी नौकरियों में तो ये सुरक्षा आज भी काफी हद तक मौजूद है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के ऑफिसों में तस्वीर बदल रही है। वहाँ जॉब सिक्योरिटी की जगह एम्प्लॉयबिलिटी ने ले ली है। मतलब जब तक आप कंपनी के लिए उपयोगी हैं, आपकी नौकरी है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, नई स्किल्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो वहाँ परफॉर्मेंस का दबाव, टारगेट का स्ट्रेस और अपनी नौकरी को बचाए रखने की चिंता हमेशा बनी रहती है। तो यहाँ की असुरक्षा अलग तरह की है। ये शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और मनोवैज्ञानिक है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या नतीजा निकलता है? हमने सड़क से दफ्तर तक का एक पूरा सफर तय किया। नतीजा ये है कि शहरी आजीविका एक स्पेक्ट्रम की तरह है। एक छोर पर पूर्ण अनिश्चितता है और दूसरे छोर पर पूर्ण सुरक्षा, और ज्यादातर लोग इन दोनों छोरों के बीच में कहीं हैं। स्रोत हमें दिखाता है कि शहर में एक साफ आर्थिक विभाजन है। एक तरफ वो लोग हैं जो अपने अगले 10 साल की प्लानिंग कर सकते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि कल शाम उनके घर में क्या पकेगा। और ये दोनों हकीकतें एक ही शहर की सड़कें, एक ही बाजार साझा करती हैं। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है वो ये है कि ये अलग अलग दुनियाएं होने के बावजूद ये एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, और यही इस विश्लेषण का सबसे सुंदर हिस्सा है। ये एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे पर निर्भर हैं। दफ्तर में काम करने वाला बड़ा मैनेजर सुबह का अखबार उसी हॉकर से लेता है और अपनी कार उसी मैकेनिक से ठीक करवाता है जिसकी कोई निश्चित आय नहीं है। फैक्ट्री में बना सामान बड़ी दुकानों के साथ साथ छोटी किराना दुकानों में भी बिकता है। शहर का हर व्यक्ति, चाहे उसका काम स्थायी हो या अस्थायी, एक बड़ी मशीन का जरूरी पुर्जा है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। यह एक जटिल सिम्फनी की तरह है, जहां हर वाद्य यंत्र की अपनी धुन है, लेकिन साथ मिलकर ही वे शहर का संगीत बनाते हैं। क्या खूब कहा। ये वाकई एक सिम्फनी है जिसमें उतार भी हैं और चढ़ाव भी। आज हमने शहरी आजीविका के इन अलग अलग सुरों को समझा और ये देखा कि एक ही शहर में काम शब्द के कितने अलग अलग मायने हो सकते हैं। किसी के लिए सिर्फ गुजारा है, किसी के लिए सुरक्षा और किसी के लिए महत्वाकांक्षा। सही बात है, और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ता है। हम ये तो समझ गए कि शहर में ये आर्थिक विभाजन मौजूद है, पर सोचने वाली बात ये है कि ये गहरी आर्थिक असमानता, जहां एक की जिंदगी पूरी तरह सुरक्षित है और दूसरे की पूरी तरह असुरक्षित, ये शहर के सामाजिक ताने बाने को, लोगों के आपसी भरोसे को और शहर की अपनी सामूहिक चेतना को हर रोज, हर पल कैसे आकार दे रही होगी। इस सवाल का जवाब शायद हमें अपने आसपास और ज्यादा ध्यान से देखने पर ही मिले।